तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट दो क्लासेस में हम लोगों ने फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क के ऊपर फोकस किया था। हम लोगों ने एक क्लास में स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी स्टेटमेंट्स देखा, एक क्लास में हम लोगों ने एलसीआर एनएसएफआर का कंप्यूटेशन देखा। आज के क्लास में अपने एएलएम का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, विच इज इंटरेस्ट रेट रिस्क इन द बैंकिंग बुक। मतलब आपकी बैलेंस शीट में अगर लिक्विडिटी रिस्क अराइज होता है ना, तो आपकी बैलेंस शीट में इंटरेस्ट रेट रिस्क भी अराइज होता है। तो एएलएम जो है, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, मतलब जो ट्रेजरी होता है बैंक के अंदर, उनको लिक्विडिटी रिस्क पे तो फोकस करना ही है, उनको एक और एस्पेक्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करना होता है, दैट इज योर इंटरेस्ट रेट रिस्क। राइट। एक अलग से रेगुलेशन भी है इंटरेस्ट रेट रिस्क इन द बैंकिंग बुक। आपने कभी सुना होगा आईआरआरबीबी। एक अलग से रेगुलेशन भी है इंटरेस्ट रेट रिस्क इन द बैंकिंग बुक, जो काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है आजकल, बिकॉज एसवीबी का जो क्राइसिस हुआ था, उसका वन ऑफ द रीजन वाज इंटरेस्ट रेट रिस्क। मतलब इट वाज अ मिक्सचर ऑफ लिक्विडिटी रिस्क एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो बैंक्स को बैंकिंग बुक के अंदर भी इंटरेस्ट रेट रिस्क को क्वांटिफाई करना है एंड देन उसको मैनेज करना है। मतलब आज फॉर एग्जांपल बैंक जब इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो वो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, वो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो हम सबको पता है फ्रॉम एफआरएम पार्ट वन की बॉन्ड्स में हमारा इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है। वो इंटरेस्ट रेट रिस्क तो अपने ऑलरेडी क्वांटिफाई कर रहे हैं एज पार्ट ऑफ मार्केट रिस्क। राइट। मार्केट रिस्क के अंदर हम लोग इंटरेस्ट रेट रिस्क को क्वांटिफाई करते ही हैं। हम लोग वार निकालते हैं, तो हम लोग इंटरेस्ट रेट रिस्क के लिए भी वार निकाल सकते हैं, बट दैट इज फॉर ट्रेडिंग बुक। आज की क्लास में मैं फोकस कर रहा हूं कि आपका बैंकिंग बुक के अंदर भी इंटरेस्ट रेट रिस्क अराइज होता है, उसको कैसे क्वांटिफाई करना है, उसको कैसे मैनेज करना है। राइट। सबसे पहले बैंकिंग बुक के अंदर इंटरेस्ट रेट रिस्क जो होता है उसका मतलब क्या है। बेसिकली जब अपने इंटरेस्ट रेट रिस्क का बात करते हैं तो अपने दो पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। इंटरेस्ट रेट रिस्क फ्रॉम एन अर्निंग्स पर्सपेक्टिव एंड सेकंड इज इंटरेस्ट रेट रिस्क फ्रॉम अ वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव। सबसे पहले मैंने आपको बोला कि एएलएम जो है ना, उसका काम सिर्फ फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क पे फोकस करना नहीं है, वो इंटरेस्ट रेट रिस्क पे भी फोकस करना है। तो आज अपने डिस्कस करने वाले हैं कि इंटरेस्ट रेट रिस्क बैंकिंग बुक में कैसे क्वांटिफाई किया जाता है और उसको कैसे मैनेज किया जाता है। फिर मैं बोल रहा हूँ कि इंटरेस्ट रेट रिस्क का मतलब क्या है बैंकिंग बुक के अंदर, जो अपने बोल रहे हैं, मतलब बैलेंस शीट पे आपका जो इंटरेस्ट रेट रिस्क है उसका मतलब क्या है। उसका मतलब हम लोग दो तरह से डिस्कस करते हैं, फ्रॉम एन अर्निंग्स परस्पेक्टिव which is in short term, and from a valuations perspective, which is from a long term perspective. Earnings as well as valuation। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अर्निंग्स पर्सपेक्टिव का बात करता हूं। सपोज बैंक ने कुछ एसेट्स को लॉक किया हुआ है, कुछ लोन्स को लॉक किया हुआ है एट अ सर्टेन इंटरेस्ट रेट। बैंक ने कुछ लोन्स को लॉक किया हुआ है एट अ सर्टेन इंटरेस्ट रेट। नाउ कल को जब वो लोन्स मैच्योर होंगे तो बैंक क्या करेगा। कल को जब वो लोन्स मैच्योर होंगे तो बैंक उसी पैसे को री इन्वेस्ट करेगा। सपोज आपने लोन्स को लॉक किया हुआ है एट एन रेट ऑफ 9%। आपने 9% पे लोन्स को लॉक किया हुआ है। कल को जब वो लोन्स मैच्योर होंगे, बैंक वापस से री इन्वेस्ट करेगा, मतलब वापस से नए लोन्स देगा। अगर उस टाइम पे मार्केट में रेट गिर गया, उस टाइम पे मार्केट में रेट गिर गया, अभी तो आप 9% कमा रहे हो, अगर उस टाइम पे मार्केट में रेट गिर गया तो उस केस में आपको लॉस होगा। दैट इज योर इंटरेस्ट रेट रिस्क। दैट इज योर इंटरेस्ट रेट रिस्क फ्रॉम एन अर्निंग्स परस्पेक्टिव। आज आपने लोन्स को लॉक कर रखा है एट अ सर्टेन इंटरेस्ट रेट। कल को जब वो लोन्स मैच्योर होंगे, आप उसको री इन्वेस्ट करोगे। तो जब आप री इन्वेस्ट करने जाओगे, मार्केट में अगर रेट्स गिर गए तो आपको री इन्वेस्ट करना पड़ेगा एट लोअर रेट। एक तरह से ये री इन्वेस्टमेंट रिस्क है आपका। आपको उसको री इन्वेस्ट करना पड़ेगा एट लोअर रेट। तो ये आपका री इन्वेस्टमेंट रिस्क है। तो वो जो लोअर रेट पे अगर आप री इन्वेस्ट करोगे तो वहां पे आपका इनकम गिरेगा। दैट इज योर इंटरेस्ट रेट रिस्क फ्रॉम एन अर्निंग्स परस्पेक्टिव। That is your interest rate risk from an earnings perspective. Right. Now, इसी तरह से सपोज लाइबिलिटीज का बात करते हैं। आज आपने लाइबिलिटीज को एक सर्टेन रेट पे लॉक किया हुआ है। आज आपने लाइबिलिटीज को एक सर्टेन रेट पे लॉक किया हुआ है। कल को जब वो लाइबिलिटीज मेच्योर करेंगी तो आप रीफाइनेंस करोगे। राइट। आपने लाइबिलिटीज को आज डिपॉजिट्स को लॉक किया हुआ है सपोज 6% पे। कल को
जब आप रीफाइनेंस करने गए, मार्केट में रेट 7% हो गया, तो उसके कारण आपको लॉसेस होंगे, बिकॉज आपको हायर रेट पे रीफाइनेंस करना पड़ेगा, राइट। वो जो लॉस है दैट इज योर इंटरेस्ट रेट रिस्क फ्रॉम एन अर्निंग्स परस्पेक्टिव। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आपने लोन्स को लॉक कर रखा है उसको आप री इन्वेस्ट करते हो मैच्योर होने के बाद, जो भी आपने लाइबिलिटीज को लॉक कर रखा है उसको आप रीफाइनेंस करते हो। जब आप री इन्वेस्ट कर रहे हो या जब आप रीफाइनेंस कर रहे हो, अगर उस टाइम पे मार्केट में रेट्स अनफेवरेबल है, अनफेवरेबल का मतलब क्या है, फ्रॉम एन एसेट परस्पेक्टिव आपका री इन्वेस्टमेंट रेट गिर गया, फ्रॉम ए लाइबिलिटीज परस्पेक्टिव आपका रीफाइनेंसिंग रेट बढ़ गया। तो जब आप री इन्वेस्ट कर रहे हो या जब आप रीफाइनेंस कर रहे हो उसी टाइम पे अगर आपके रेट्स अनफेवरेबल हैं, तो वहां पे आपको नुकसान होने वाला है, आपकी अर्निंग्स गिरेंगी, आपके नेट इंटरेस्ट इनकम गिरेंगे। दैट इज योर इंटरेस्ट रेट रिस्क फ्रॉम एन अर्निंग्स परस्पेक्टिव। दैट इज योर इंटरेस्ट रेट रिस्क फ्रॉम एन अर्निंग्स परस्पेक्टिव। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सिंपल। मैं जो आज एसेट्स को लॉक कर रखा हूं, कल को जब मैं री इन्वेस्ट करूंगा, क्या पता वो रेट गिर जाए, मुझे गिरे हुए रेट पे री इन्वेस्ट करना पड़े, तो वहां पे मेरा जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो गिरने वाला है। आज मैंने लाइबिलिटीज को एक सर्टेन रेट पे लॉक किया हुआ है, कल को अगर मार्केट में रेट बढ़ जाए तो मेरे को रीफाइनेंस करना पड़ेगा एट हायर रेट, वहां पे मेरा नुकसान होगा। दैट इज अगेन योर इंटरेस्ट रेट रिस्क फ्रॉम एन अर्निंग्स परस्पेक्टिव, राइट। ये सबको थीम क्लियर हो गया होगा, उसको कैसे क्वांटिफाई करेंगे वो भी डिस्कस करेंगे, बट सबको मतलब एक आइडिया क्लियर हुआ कि व्हाट इज योर एनआईआई या नेट इंटरेस्ट इंपैक्ट, ठीक है, या यू कैन से योर इंटरेस्ट रेट रिस्क फ्रॉम एन अर्निंग्स परस्पेक्टिव। दूसरा होता है आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क फ्रॉम अ वैल्यूएशन परस्पेक्टिव। इंटरेस्ट रेट रिस्क फ्रॉम अ वैल्यूएशन परस्पेक्टिव, आज मेरी बैलेंस शीट में एसेट्स है, मेरी बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज है। आज मेरी बैलेंस शीट में आई हैव एसेट्स, आई हैव लाइबिलिटीज। बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स को लेके एंड बुक वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज को लेके मैं बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल सकता हूं। अगर मुझे बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस बुक वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज निकाल सकते हैं। बट बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी का कोई यूज नहीं है, राइट, इट इज मीनिंगलेस। एक्चुअल में व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। इंपॉर्टेंट क्या है कि आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या है। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी का मतलब क्या है कि अगर आप आज ही अपने बिजनेस को बेचना चाहोगे तो कितना रियलाइज कर पाओगे, उसके लिए तो आपको मार्केट वैल्यू देखना होगा ना, राइट। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड देन मार्केट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज। और आपका मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या होगा, मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, राइट। अब इमेजिन करो आपने एसेट्स को एक सर्टेन रेट पे लॉक किया हुआ है, आपने एसेट्स को एक सर्टेन रेट पे लॉक किया हुआ है। मार्केट में अगर रेट्स बढ़ गए हैं उस तरह के लोन्स के लिए, मार्केट में अगर उस तरह के लोन्स के लिए रेट बढ़ गए हैं, तो मुझे चैट बॉक्स में कमेंट करना, आपका जो एसेट है उसका वैल्यू विल गो डाउन और आपके एसेट का वैल्यू विल गो अप। व्हाट डू यू थिंक? आपने सपोज 8% पे लोन्स को लॉक कर रखा है, मार्केट में जो रेट है लोन्स का वो 9% हो गया, तो वेदर योर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स विल गो अप और योर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स विल गो डाउन। सब लोग रिप्लाई करो प्लीज। मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स विल गो अप और मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स विल गो डाउन। ऑब्वियसली मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स विल गो डाउन। क्यों? बिकॉज आपके जो एसेट्स हैं वो अब लेस ल्यूक्रेटिव है, आपने उसको 8% पे लॉक कर रखा है एंड मार्केट में सिमिलर तरह के लोन्स पे 9% मिल रहे हैं बैंक्स को। तो उस केस में आपके लोन्स या आपका जो पोर्टफोलियो है इट इज लेस ल्यूक्रेटिव, तो उसका वैल्यू विल गो डाउन, तो आपका मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स विल गो डाउन। सिमिलरली सपोज आपने लाइबिलिटीज को एक सर्टेन रेट पे लॉक किया हुआ है, मार्केट में इमेजिन करो लाइबिलिटीज का रेट गिर गया है, मतलब दूसरे बैंक्स को नए डिपॉजिटर लोअर रेट पे मिल रहे हैं, तो मुझे बताना आपके मार्केट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज विल गो अप और मार्केट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज विल गो डाउन। आपने एक सर्टेन रेट पे लाइबिलिटीज को बुक किया हुआ है, मार्केट में वो लाइबिलिटी का रेट गिर गया है, तो आपके मार्केट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज विल गो अप और मार्केट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज विल गो डाउन। टेल मी प्लीज। मार्केट में लाइबिलिटी का रेट गिर गया है, मतलब बैंक्स को, दूसरे बैंक्स को डिपॉजिटर लोअर रेट पे मिल रहे हैं एज कंपेयर टू व्हाट यू हैव लॉक्ड।
तो मार्केट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज विल गो डाउन और मार्केट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज विल गो अप। रिप्लाई करो प्लीज। मार्केट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज विल गो अप ना, क्योंकि आपने उसको एक सर्टेन रेट पे लॉक किया हुआ है, मार्केट में रेट उससे कम है। मार्केट में रेट उससे कम है। अगर आप बॉन्ड के हिसाब से सोचो, आपको एक सर्टेन कूपन रेट मिल रहा है और मार्केट में अगर यील्ड हायर होता है तो बॉन्ड का वैल्यू गो डाउन, राइट। और अगर आपने एक सर्टेन कूपन रेट पे बुक किया हुआ है और मार्केट में यील्ड कम है तो बॉन्ड का वैल्यू विल गो अप। बॉन्ड का वैल्यू विल गो अप। तो वो अपने को पता ही है। उसी तरह से मैं बोल रहा हूं, अगर आपने एक सर्टेन रेट पे लाइबिलिटीज को बुक किया हुआ है और मार्केट में लाइबिलिटीज का रेट लोअर है, तो उस केस में आपका मार्केट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज विल गो अप। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आपका मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स विल गो डाउन एंड आपका मार्केट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज विल गो अप, तो नेट नेट में आपका मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी विल कम डाउन। दैट इज योर इंटरेस्ट रेट रिस्क फ्रॉम अ वैल्यूएशन परस्पेक्टिव। दैट इज योर इंटरेस्ट रेट रिस्क फ्रॉम अ वैल्यूएशन परस्पेक्टिव। हम लोग बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है। मैं आपको पहले ये मतलब समझा रहा था। तो मैंने बोला इंटरेस्ट रेट रिस्क अपने को दो पर्सपेक्टिव से डिस्कस करने हैं, फ्रॉम एन अर्निंग्स पर्सपेक्टिव एंड दूसरा फ्रॉम अ वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव। तो अर्निंग्स पर्सपेक्टिव में तो मैंने आपको बोला कि आपने एसेट्स को एक सर्टेन रेट पे लॉक किया हुआ है, कल को जब उसको री इन्वेस्ट करोगे और रेट्स लोअर हुए तो आपको नुकसान होगा। आपने लाइबिलिटीज को एक सर्टेन रेट पे बुक किया हुआ है, कल को जब उसको रीफाइनेंस करोगे अगर रेट्स हायर हुए तो आपको नुकसान होगा, राइट। तो दैट इज योर इंटरेस्ट रेट रिस्क फ्रॉम एन अर्निंग्स परस्पेक्टिव। आपका अर्निंग्स गिरेगा ना। बट अगर मैं वैल्यूएशन परस्पेक्टिव से बात करूं तो मैं क्या निकालना चाह रहा हूं, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना चाह रहा हूं। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, आपका मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इज मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज। मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज। नाउ मैं बोल रहा हूं आपने एसेट्स को एक सर्टेन रेट पे लॉक किया हुआ है, कल को अगर मार्केट में रेट्स एसेट के बढ़ गए तो आप तो खराब रेट पे फंस गए। मार्केट में रेट्स बढ़ गए तो आपके एसेट्स का वैल्यू विल गो डाउन, राइट। आपने सपोज लाइबिलिटीज को एक सर्टेन रेट पे बुक किया हुआ है, मार्केट में अगर रेट्स गिर गए तो अगेन आप फंस गए, बिकॉज बाकी बैंक्स को नए डिपॉजिटर लोअर रेट पे मिल रहे हैं बट आप तो हायर रेट पे फंस गए। तो आपका मार्केट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज विल गो अप। आपका मार्केट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज विल गो अप। तो अगर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट गोज डाउन, मार्केट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज गो अप, तो नेट नेट में, नेट नेट क्या दोनों तरफ ही नुकसान हो रहा है, आपका मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी विल गो डाउन। तो वो भी तो आपका नुकसान है। वो नुकसान कैसा है, फ्रॉम अ वैल्यूएशन परस्पेक्टिव। वो नुकसान कैसा है, फ्रॉम अ वैल्यूएशन परस्पेक्टिव, राइट। तो अगर आप आईआरआरबीबी का डॉक्यूमेंट देखोगे जो कि काफी अभी हॉट है मार्केट में, उसमें अपने को दो चीजें क्वांटिफाई करनी होती है। वन इज योर एनआईआई इंपैक्ट, राइट, एंड सेकेंड इज योर ईवी इंपैक्ट, इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ इक्विटी। यहां पे अपने बुक वैल्यू का तो बात ही नहीं कर रहे ना, अपने फेयर वैल्यू का एक तरह से बात कर रहे हैं, इसीलिए इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ इक्विटी का बात हो रहा है। तो एनआईआई इंपैक्ट, नेट इंटरेस्ट इनकम, सेकेंड इज योर ईवी इंपैक्ट, इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ इक्विटी, राइट। ये दो चीजें अपने को क्वांटिफाई करनी है एज पार्ट ऑफ आईआरआरबीबी। नाउ कैसे क्वांटिफाई करेंगे, अब मैं उसके ऊपर जा रहा हूं। मैंने पहला 15 मिनट सिर्फ इसके ऊपर स्पेंड किया है कि अपना इंटरेस्ट रेट रिस्क होता क्या है फ्रॉम एन अर्निंग्स परस्पेक्टिव एंड अपना इंटरेस्ट रेट रिस्क होता क्या है फ्रॉम अ वैल्यूएशन परस्पेक्टिव। नाउ इसको अपने को क्वांटिफाई कैसे करना है, सबसे पहले अपने को दो तीन स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप इज आपको अपनी बुक को सेपरेट करना है बिटवीन ट्रेडिंग बुक एंड बैंकिंग बुक। आपको अपनी बुक्स को सेपरेट करना है बिटवीन ट्रेडिंग बुक एंड बैंकिंग बुक, राइट। नाउ सेपरेट क्यों करना है, बिकॉज ट्रेडिंग बुक के अंदर जो इंटरेस्ट रेट रिस्क है वो तो अपने क्वांटिफाई करेंगे एज पर द मार्केट रिस्क गाइडलाइंस। ट्रेडिंग बुक के अंदर जो अपना इंटरेस्ट रेट रिस्क है वो अपने क्वांटिफाई करेंगे एज पर द मार्केट रिस्क गाइडलाइंस, राइट। और बैंकिंग बुक के अंदर जो इंटरेस्ट रेट रिस्क है उसका क्वांटिफिकेशन यहां होने वाला है। तो आपको ट्रेडिंग बुक और बैंकिंग बुक को अलग करना है। और आप सबको पता होगा ट्रेडिंग बुक बैंकिंग बुक की जो डेफिनेशन है वो भी चेंज हुई है 2024 में। तो उसकी भी नई डेफिनेशंस आई है, उसके हिसाब से आपको बाइफरकेट करना होगा हर एक लाइन आइटम को। सेकेंडली, अब जो भी आपकी बैंकिंग बुक है
उसको आपको फर्दर डिवाइड करना है इनटू रेट सेंसिटिव एसेट्स एंड नॉन रेट सेंसिटिव एसेट्स, रेट सेंसिटिव एसेट्स, रेट सेंसिटिव लाइबिलिटीज एंड नॉन रेट सेंसिटिव एसेट एंड लाइबिलिटीज। राइट, मतलब आपको रेट सेंसिटिव एंड नॉन सेंसिटिव में फर्दर सेपरेट करना है अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज को। राइट, फर्दर सेपरेट करना है। थर्ड इज, जो भी आपके रेट सेंसिटिव एसेट्स और लाइबिलिटीज है, फिर आपको उसका बकेटिंग करना है। जो भी आपके रेट सेंसिटिव एसेट्स और लाइबिलिटीज है, उसका आपको बकेटिंग करना है। बकेटिंग कैसे करना है? जहां पे आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क अराइज होगा, उसके हिसाब से आपको बकेटिंग करना है। राइट, जहां पे आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क अराइज होगा या जहां से आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क अराइज होगा, वहां आपको बकेटिंग करना है। अभी वो डिस्कस करेंगे। तो मैं तीन प्राइमरी स्टेप्स बोल रहा हूं। सबसे पहले आपको ट्रेडिंग बुक और बैंकिंग बुक को अलग अलग करना है, कि जो भी आपके एसेट लाइबिलिटीज है, कौन से ट्रेडिंग बुक का पार्ट बनेंगे, राइट, कौन से बैंकिंग बुक का पार्ट बनेंगे। बिकॉज ट्रेडिंग बुक के ऊपर अपने ऑलरेडी मार्केट रिस्क अलग से क्वांटिफाई करते ही हैं, तो वहां पे आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क कैप्चर हो जाता है। यहां पे अपने बैंकिंग बुक का बात कर रहे हैं। राइट, सेकेंड इज, जो भी आपके बैंकिंग बुक के एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं, उसको अपने को डिवाइड करना है इनटू रेट सेंसिटिव एंड नॉन रेट सेंसिटिव। रेट सेंसिटिव, नॉन रेट सेंसिटिव, बिकॉज अपने तो इंटरेस्ट रेट रिस्क क्वांटिफाई कर रहे हैं ना। अगर कोई लाइबिलिटी या एसेट रेट सेंसिटिव है ही नहीं, तो वो मेरे किसी काम का नहीं है इन दिस स्कोप। राइट, थर्ड इज, जो भी आपके रेट सेंसिटिव एसेट्स और लाइबिलिटीज है, उसको आपको बकेट करना है। राइट, इन डिफरेंट मेच्योरिटी बकेट्स। जैसे हम लोगों ने एसएलएस में बकेटिंग किया था ना, स्लॉटिंग किया था, वैसे ही अपने को बकेटिंग करना है। बकेटिंग कैसे करना है? जहां पे अपना इंटरेस्ट रेट रिस्क अराइज होना शुरू होगा, उसके हिसाब से अपने को बकेटिंग करना है। राइट, तो यहां पे आपको बकेट्स दिख रही होंगी। ये बकेट्स जो है, देखो, ओवरनाइट, उसके बाद ओवरनाइट से लेकर 1 मंथ, देन 1 मंथ to 3 मंथ्स। मुझे देख के बताओ, जो लोग एसएलएस का क्लास भी किए हैं, यहां पे जो बकेटिंग है और जो एसएलएस में बकेटिंग किया था, उसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? उसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है, सोच के बताओ। यहां मेरा जो बकेट है वो है ओवरनाइट एंड देन ओवरनाइट टू 1 मंथ। एसएलएस में भी हमने बकेटिंग देखा था। यहां जो बकेटिंग है और जो एसएलएस में बकेटिंग देखा था, उसमें क्या डिफरेंस था? एसएलएस का बकेटिंग वाज मोर ग्रैन्युलर, क्योंकि वहां 1 मंथ को पूरा अपने पोस्टमार्टम कर रहे थे वहां पे 1 मंथ के अंदर। राइट, 7 दिन, 14 दिन। तो वहां पे अपना और ग्रैन्युलर था, क्योंकि अपने को 1 मंथ की लिक्विडिटी सिचुएशन देखनी थी। यहां ऐसा नहीं है। ठीक है, यहां पे अपना ओवरनाइट है, उसके बाद ओवरनाइट टू 1 मंथ। तो यहां पे अपनी बकेट्स हैं, वो अलग बकेट्स हैं, बट बकेट्स हैं। जैसे हमने एसएलएस में बकेटिंग किया था, वैसे ही बकेटिंग यहां पे कर रहे हैं, बट द बकेट्स आर डिफरेंट। राइट, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा बकेट है, नॉन रेट सेंसिटिव। नॉन रेट सेंसिटिव, क्योंकि नॉन रेट सेंसिटिव तो मेरा काम का है ही नहीं, मैं तो इंटरेस्ट रेट रिस्क क्वांटिफाई कर रहा हूं। अगर वो इंटरेस्ट रेट से इंपैक्ट ही नहीं होता, देन इट इज नॉन सेंसिटिव। राइट, तो तीन स्टेप, ट्रेडिंग बुक, बैंकिंग बुक को अलग अलग करो। बैंकिंग बुक के अंदर जो भी एसेट लाइबिलिटीज है, उसको फर्दर डिवाइड करो, रेट सेंसिटिव, नॉन रेट सेंसिटिव। जो भी आपके रेट सेंसिटिव एसेट लाइबिलिटीज है, उसका बकेटिंग करो। ठीक है, आईआरआरबीबी के लिए अपने पास अलग बकेट्स हैं, बट अपने को बकेटिंग करना है। नाउ बकेटिंग कैसे करना है? मोटा मोटी बकेटिंग के लिए रूल्स इज, आप बकेटिंग कर सकते हो एज पर द रोल ओवर डेट, जब आपकी कैश फ्लोज रोल ओवर होंगे, एज पर द मेच्योरिटी डेट, एज पर द मेच्योरिटी डेट, और यू कैन से एज पर द रीसेट डेट। मैं मोटा मोटी आइडिया दे रहा हूं, अभी अपने एक एक लाइन आइटम का बकेटिंग देखेंगे। आप बकेटिंग कर सकते हो एज पर द रोल ओवर डेट, जब आपके कैश फ्लो रोल ओवर होंगे, एज पर द रीसेट डेट, एंड एज पर द मेच्योरिटी डेट। रोल ओवर, रीसेट और मेच्योरिटी, रोल ओवर, रीसेट और मेच्योरिटी, रोल ओवर, रीसेट और मेच्योरिटी। एग्जांपल देता हूं। आपने सपोज कुछ फिक्स्ड लोन्स दिए हुए हैं, आपने सपोज फिक्स्ड लोन्स दिए हुए हैं जिसमें आपका रेट फिक्स्ड है। राइट, जैसे जैसे आपका ईएमआई आएगा, आप उस पैसे को आइडल तो रखोगे नहीं, आप उसको रोल ओवर करते जाओगे। आप उस पैसे को लेके नए लोन्स देते जाओगे। राइट, तो नए लोन्स आप नए रेट पे दोगे, तो आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क कहां से अराइज हो रहा है? जब आप उसको रोल ओवर कर रहे हो। तो जब जब आपका ईएमआई अराइज हो रहा है, आपका जो बकेटिंग होगा, दैट विल बी एज पर द ईएमआई डेट, बिकॉज वहीं से तो आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क अराइज हो रहा है ना।
जब भी आपके पास ईएमआई आ रहा है, सपोज आपके पास एक ईएमआई आया 2 महीने बाद, एक ईएमआई आया 1 महीने बाद, तो 1 महीने बाद आप उस पैसे को क्या करोगे, मार्केट में जाओगे री इन्वेस्ट करने। अगर मार्केट में रेट लोअर हुआ तो आपको नुकसान होगा, वही तो हमारा इंटरेस्ट रेट रिस्क था। तो बकेटिंग कैसे करेंगे, 1 महीने में ही तो बकेटिंग करेंगे, बिकॉज वहीं से तो अपना इंटरेस्ट रेट रिस्क चालू होगा, राइट। तो एज पर द रोल ओवर डेट, जहां से अपने कैश फ्लो को रोल ओवर करने वाले हैं, उसके हिसाब से अपने लोन्स का बकेटिंग कर देंगे, अपने ईएमआई का बकेटिंग कर देंगे। दिस इज फॉर फिक्स्ड लोन्स, दिस इज फॉर फिक्स्ड लोन्स, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल मेरा 10,000 का फिक्स्ड लोन है, मेरा ईएमआई आया सपोज 300 का, तो 300 का ईएमआई जब अराइज होगा, राइट, जब अराइज होगा वहीं पे हमें उसका बकेटिंग करना है, बिकॉज वहीं से हम लोग उस ईएमआई को रोल ओवर करने वाले हैं, वहीं से हमारा इंटरेस्ट रेट रिस्क अराइज होने वाला है। अब बात करते हैं फ्लोटिंग लोन्स की। सपोज मेरा 10,000 रुपीज का लोन है, राइट, और फ्लोटिंग लोन है, और रीसेट जो होता है ना, वो हर एक मंथ बाद होता है, मतलब एवरी मंथ देर इज अ रीसेट। आपको पता है फ्लोटिंग रेट लोन्स का मतलब ही क्या है, कि उसमें आपका रेट जो है वो मार्केट बेंचमार्क के हिसाब से रीसेट होता जाएगा, राइट। तो फ्लोटिंग रेट लोन्स में आप बकेटिंग कैसे करोगे, एज पर द रीसेट डेट, मैं 1 महीने बाद सीधा का सीधा 10,000 डाल दूंगा इन 1 मंथ बकेट ओनली। मतलब पहले वाले फिक्स्ड लोन में तो मैंने ईएमआई का अमाउंट डाला था, बिकॉज उसी को मुझे रोल ओवर करना है एट न्यूअर रेट। फ्लोटिंग लोन में मैं पूरा का पूरा लोन उठा के, पूरा का पूरा लोन आउटस्टैंडिंग उठा के 1 मंथ बकेट में डाल दूंगा, बिकॉज वो पूरा का पूरा लोन मेरा रीसेट होगा ना एट न्यूअर रेट। वो पूरा का पूरा लोन मेरा रीसेट होगा एट न्यूअर रेट। पहले वाले केस में रीसेट नहीं हो रहा था, पहले वाले केस में मैं उस पैसे को री इन्वेस्ट कर रहा था, तब मुझे रेट इंपैक्ट कर रहा था, जो ईएमआई मेरा ड्यू हो रहा था उस ईएमआई को मैं री इन्वेस्ट कर रहा था। यहां पे तो पूरा का पूरा लोन मेरा क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा, राइट। पूरा का पूरा लोन रीसेट हो जाएगा एट न्यूअर रेट। तो आपको बकेटिंग पूरे लोन अमाउंट का करना है ऑन योर रीसेट डेट। इज दैट क्लियर, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड लोन फ्लोटिंग लोन। हम लोगों ने ये डिफरेंस कोई भी एसएलएस में नहीं लिया था, एसएलएस में फिक्स्ड लोन फ्लोटिंग लोन का कोई डिफरेंस लिया ही नहीं था, बिकॉज कैश फ्लो परस्पेक्टिव से दोनों में ईएमआई आ रही है। बट इंटरेस्ट रेट रिस्क परस्पेक्टिव से दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा, कि आपके कितने लोन्स फिक्स्ड लोन है, कितने लोन्स फ्लोटिंग लोन है। बिकॉज फिक्स्ड लोन में आपका जो ईएमआई है, ठीक है, उसका बकेटिंग होगा एज पर द रोल ओवर डेट, जब आप उस ईएमआई को रोल ओवर करोगे एज न्यू लोन्स, राइट। बट फ्लोटिंग रेट लोन्स में आपका पूरा का पूरा लोन अमाउंट बकेट होगा इन द रीसेट डेट, बिकॉज वो पूरा लोन जो है वो नए रेट पे जाएगा। तो वहां से आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क अराइज हो गया ऑन द एंटायर लोन आउटस्टैंडिंग, दैट इज योर रीसेट डेट। थर्ड इज योर मेच्योरिटी। अब फॉर एग्जांपल आपकी एफडी है, ठीक है, एफडी में जब वो मेच्योर होगा तो आप रीफाइनेंस करोगे उसको एट न्यूअर रेट। एफडी जब आपका मेच्योर होगा आप उसको रीफाइनेंस करोगे एट न्यूअर रेट। तो आपका बकेटिंग कैसे होगा, एज पर द मेच्योरिटी, बिकॉज मेच्योरिटी के बाद आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क राइज होगा व्हेन यू ट्राई टू रीफाइनेंस। एंड अगर आप रीफाइनेंस करने गए और मार्केट में रेट्स बढ़ गए तो आपको नुकसान होने वाला है। तो बकेटिंग भी कैसे करना है, एज पर द मेच्योरिटी डेट। तो मैंने सिंपल भाषा में आपको तीन चीजें बोली थी, कि अपने जो बकेटिंग करेंगे तीन ही रूल्स हैं, या तो रोल ओवर के हिसाब से कर लो, या रीसेट के हिसाब से कर लो, या मेच्योरिटी के हिसाब से कर लो, राइट। या तो रोल ओवर के हिसाब से कर लो, या रीसेट के हिसाब से कर लो, या मेच्योरिटी के हिसाब से कर लो। वापिस से बोल रहा हूं, या तो रोल ओवर के हिसाब से कर लो, ईएमआई को मैं रोल ओवर करूंगा एट न्यूअर रेट्स, तो मेरा रिस्क कहां से अराइज होगा, जब मैं ईएमआई को रोल ओवर करने जाऊंगा। तो जब ईएमआई अराइज होगा वहीं पे मुझे उसका बकेटिंग करना है, ठीक है। सेकंड इज मेरा रीसेट, जो मेरे फ्लोटिंग रेट लोन्स हैं उसमें पूरा का पूरा लोन आउटस्टैंडिंग आपका रीसेट होने वाला है एट न्यूअर रेट, तो वहीं पे आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क राइज होगा। तो आपको पूरा लोन आउटस्टैंडिंग जो है वो बकेट करना है ऑन द रीसेट बकेट, ऑन द रीसेट डेट। थर्ड इज आपका डिपॉजिट्स वगैरह, फिक्स टर्म लाइबिलिटीज जो आपकी होती है, तो जब वो मेच्योर होंगी आप मार्केट में रीफाइनेंस करने जाओगे, और जब मार्केट में रीफाइनेंस करने जाओगे वो नए रेट पे करोगे आप, तो वहां पे आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क राइज होगा। तो आपको बकेटिंग करना है एज पर द मेच्योरिटी डेट्स, बिकॉज वहां से आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क अराइज होने वाला है। तो सिंपल भाषा में आपको बकेटिंग करना है एज पर द रोल ओवर डेट, एज पर द रीसेट डेट और मेच्योरिटी डेट, ठीक है। तो क्या क्या स्टेप्स हुए, सबसे पहले ट्रेडिंग बुक बैंकिंग बुक को अलग कर दो। सेकंड इज बैंकिंग बुक में, बैंकिंग बुक में अपने को
रेट सेंसिटिव नॉन रेट सेंसिटिव को अलग करना है। देन अपने रेट सेंसिटिव एसेट एंड लायबिलिटीज का बकेटिंग कर रहे हैं। बकेटिंग के लिए क्या रूल्स यूज कर रहे हैं अपने, या तो रोल ओवर या रीसेट या मेच्योरिटी। किसी का एक क्वेश्चन आया है, कैन यू प्लीज सजेस्ट अबाउट ईबीएलआर। ईबीएलआर वगैरह क्या होता है, एमसीएलआर क्या होता है, एफटीपी क्या होता है, इसका एक अलग सेशन करने वाले हैं अमित अपने। ठीक है, जो भी अपने मार्केट लिंक्ड प्राइसिंग होता है ना लोन्स का, उसका एक अलग सेशन करेंगे जब मैं एफटीपी का क्लास लूंगा। तो आज मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं। ठीक है, उसमें आपका ईबीएलआर एमसीएलआर सब कुछ आ जाएगा। तो इज दिस आइडिया क्लियर? सबसे पहले मैंने आपको शुरू में आज बोला कि अपने एएलएम पर्सपेक्टिव से खाली लिक्विडिटी रिस्क पे फोकस नहीं करते, अपने इंटरेस्ट रेट रिस्क पे भी फोकस करते हैं। तो इंटरेस्ट रेट रिस्क दो पर्सपेक्टिव से डिस्कस करते हैं, फ्रॉम एन अर्निंग पर्सपेक्टिव, फ्रॉम ए वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव। मैंने आपको अर्निंग पर्सपेक्टिव से भी बताया कि आप रीफाइनेंस या री इन्वेस्ट करने जाओगे और मार्केट्स में रेट अनफेवरेबल है तो वहां पे आपका नुकसान होगा, दैट इज इंटरेस्ट रेट रिस्क फ्रॉम एन अर्निंग पर्सपेक्टिव। और वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से मैंने आपको बताया कि आप मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालोगे, तो उसके लिए आपको एसेट का मार्केट वैल्यू निकालना है, लायबिलिटी का मार्केट वैल्यू निकालना है। अगर वो रेट्स आपके, ठीक है, बढ़ते हैं गिरते हैं, उसके कारण आपके एसेट का वैल्यू गिरेगा या लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ेगा, तो वहां पे आपका इक्विटी का वैल्यू गिरेगा। दैट इज योर रिस्क फ्रॉम अ वैल्यूएशन परस्पेक्टिव। फिर हम लोगों ने बोला चलो इसको क्वांटिफाई करते हैं। तो क्वांटिफाई करने के लिए ट्रेडिंग बुक, बैंकिंग बुक, बैंकिंग बुक के अंदर रेट सेंसिटिव, नॉन रेट सेंसिटिव, एंड देन उसका बकेटिंग। बकेट्स यहाँ पे अलग है, वो बकेट्स आपके आईआरआरबीबी डॉक्यूमेंट में गिवन है। जो भी बकेटिंग अपने कर रहे हैं उसके लिए रूल्स इज, या तो रोल ओवर पे करो, या रीसेट पे करो, या मेच्योरिटी पे करो, राइट? बिकॉज वहां से अपना इंटरेस्ट रेट रिस्क अराइज होगा। तो एक बारी अपने बैलेंस शीट को देख रहे हैं, एक एक लाइन आइटम को देखते हैं। मुझे बताना प्लीज चैट बॉक्स में, कैश, कैश रेट सेंसिटिव है या नॉन रेट सेंसिटिव? कैश रेट सेंसिटिव है या नॉन रेट सेंसिटिव? कैश रेट सेंसिटिव है या नॉन रेट सेंसिटिव? ऑब्वियसली नॉन सेंसिटिव। बैलेंस विद आरबीआई, सेंसिटिव और नॉन सेंसिटिव? बैलेंस विद आरबीआई, रेट सेंसिटिव और नॉन रेट सेंसिटिव? बैलेंस विद आरबीआई में तो कुछ मिलता ही नहीं, नॉन रेट सेंसिटिव। आपके जो लोन्स हैं, रेट सेंसिटिव और नॉन रेट सेंसिटिव, ऑब्वियसली रेट सेंसिटिव। अब इसमें मैंने एसएलएस के केस में कोई भी एलोकेशन नहीं लिया था, फिक्स्ड फ्लोटिंग के बीच में मैंने डिफरेंशिएट नहीं किया था वहां। क्यों? बिकॉज ईएमआई दोनों में ही आना है, दोनों में ही अमोर्टाइजेशन होना है। तो कैश फ्लो पर्सपेक्टिव से फिक्स्ड फ्लोटिंग में फर्क नहीं पड़ता। द ओनली डिफरेंस इज कि हाँ आपका रेट चेंज होता है फ्लोटिंग में, वो आपके ईएमआई को इंपैक्ट करेगा, बट दोनों में ईएमआई का बात था, राइट? बट फ्रॉम एन इंटरेस्ट रेट पर्सपेक्टिव ये जानना जरूरी है कि आपका कितना फिक्स्ड लोन है, कितना फ्लोटिंग लोन है। बिकॉज फिक्स्ड लोन का बकेटिंग कैसे होगा, एज पर द ईएमआई स्केड्यूल। बिकॉज जो जो ईएमआई आपके पास आता जाएगा आप उसको रोल ओवर करते जाओगे एट न्यूअर रेट। फ्लोटिंग लोन्स में जो परसेंटेज आपका फ्लोटिंग है वो पूरा का पूरा आपका रीसेट डेट पे जाएगा, बिकॉज वो पूरा उठ के आपका नए रेट पे रीसेट होने वाला है। तो यहां पे हम लोग एज पर द ईएमआई स्केड्यूल बकेटिंग करेंगे। एंड फ्लोटिंग लोन्स के लिए जब वो रीसेट होगा, मैं क्वार्टरली रीसेट मान के चल रहा हूं, तो पूरा का पूरा अमाउंट उठा के अपने किस में डाल देंगे, क्वार्टर में, राइट? बिकॉज क्वार्टरली रीसेट है। इज दैट क्लियर? सीसीओडी में तो अपने हिस्टोरिकल ट्रेंड्स यूज करते हैं कि अपने पास पैसा कैसे कैसे आएगा। एक तरह से हिस्टोरिकल ट्रेंड यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई मेच्योरिटी, कि उस कैश फ्लो का मेच्योरिटी क्या है। जो अपने ओवरड्राफ्ट वगैरह दिए हैं लिमिट्स, उसको लोग यूज कर रहे हैं, वो यूज जब कर रहे हैं उसके बाद पैसा कैसे कैसे आ रहा है, उसके लिए अपने हिस्टोरिकल ट्रेंड्स देख रहे हैं। जैसे जैसे वो पैसा आएगा मैं उसको री इन्वेस्ट करता जाऊंगा। इन अ नॉर्मल बिजनेस वी एज्यूम गोइंग कंसर्न एंटिटी, तो हम लोग ये एज्यूम करते रहते हैं कि आप बिजनेस को रोल ओवर करते जा रहे हो। तो जब आप रोल ओवर कर रहे हो बिजनेस को, तो उस केस में जब जब आपके पास पैसा आएगा वहां पे आपका रोल ओवर होगा, तो आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क वहीं से राइज हो रहा है, राइट? उसके अलावा जीसेक, जीसेक में अगेन ये रेट सेंसिटिव है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड, ये तो रेट सेंसिटिव है ही ना। तो कल को अपने इसका बकेटिंग करेंगे एज पर द मेच्योरिटी डेट। बिकॉज जब ये मेच्योर होगा, मैं यहां पे एज्यूम कर रहा हूं फिक्स्ड बॉन्ड्स है हमारे, फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स है, तो जब जब ये मेच्योर होगा तब उसका बकेटिंग करेंगे। बिकॉज मेच्योर होने के बाद अपने उसको री इन्वेस्ट करेंगे एट न्यूअर रेट्स। जीसेक में तो मैं इन्वेस्ट करता ही रहूंगा सदा बाहर, बिकॉज मेरे को एसएलआर रिक्वायरमेंट्स मीट करनी है, राइट? तो मैं जब जब वो मेच्योर होगा उसको वापस से री इन्वेस्ट करूंगा, वहां पे मेरा इंटरेस्ट रेट रिस्क अराइज होगा, राइट? और फिक्स्ड एसेट जो है आपका, दैट इज नॉन रेट सेंसिटिव। फिक्स्ड एसेट इज नॉन रेट सेंसिटिव। तो अगर मैं इसमें जाऊं अपने गैप एनालिसिस में, कैश को मैंने किस में डाला है,
नॉन रेट सेंसिटिव, आप सब लोगों ने सही बोला। उसके बाद बैलेंस विद आरबीआई, नॉन रेट सेंसिटिव। उसके बाद जीसेक, जीसेक के लिए मैंने मेच्योरिटी प्रोफाइल लिया है, कब कब मेच्योर हो रहा है, कितना कितना जीसेक, उसके हिसाब से बकेटिंग किया है, राइट। एसएलएस में ऐसा नहीं था, एसएलएस में अपने क्या बोल रहे थे, एज पर द एनडीटीएल, जो भी आपका डिमांड एंड टर्म लाइबिलिटीज है उसका जो प्रोफाइल है उसके हिसाब से डाल दो। यहां ऐसा नहीं है, जब जब मेच्योर होगा उसके बाद उसका इंटरेस्ट रेट रिस्क राइज होगा, तो मेच्योरिटी के हिसाब से अपने बकेटिंग कर रहे हैं, राइट। उसके अलावा आपके लोन्स, लोन्स में जो भी आपका फिक्स्ड लोन है, फिक्स्ड लोन वो कैसे जा रहा है, एज पर द ईएमआई स्केड्यूल, एज पर द ईएमआई स्केड्यूल। यहां पे अगर आप देखोगे, यहां पे दो चीजें ली है मैंने, एक ईएमआई लिया है, एक ईएमआई लिया है, एंड दूसरा अपना एक फ्लोटिंग पोर्शन लिया है। तो जो भी मेरा फ्लोटिंग पोर्शन है वो सीधा मैं किस में डाल रहा हूं, 2 to 3 मंथ्स में, मतलब एक क्वार्टर में, ये मानते हुए कि क्वार्टरली रीसेट है, ये मानते हुए कि क्वार्टरली रीसेट है। तो अगर क्वार्टरली रीसेट है और बीच में कोई ईएमआई नहीं आ रहा, अगर फ्लोटिंग में भी पहले ईएमआई आ रहा है एट द रेट विच इज लॉक्ड टुडे ओनली, तो आप उसको भी डाल सकते हो, बट यहां पे सिंपल रख रहा हूं मैं एग्जांपल, मैं सीधा मान रहा हूं क्वार्टरली रीसेट है, तब तक कोई ईएमआई नहीं आ रहा, तो सारा का सारा कहां पे डाल दिया, एक क्वार्टर में, बिकॉज वहां से आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क राइज होगा। और फिक्स्ड लोन में ऐसा नहीं किया, उसमें अपने पूरे अमोटाइजेशन स्केड्यूल के हिसाब से बकेटिंग कर रहे हैं। और फ्लोटिंग पोर्शन के लिए अपना सीधा बकेटिंग कहां पे हो रहा है, एज पर द रीसेट डेट। कैन यू सी, सेम इज फॉर हाउसिंग लोन, सेम इज फॉर पर्सनल लोन, राइट। और ये परसेंटेज के साथ मैं प्ले भी कर सकता हूं यहाँ पे, आई कैन मेक इट 50-50, आई कैन मेक इट 60-40। तो वो प्ले करने के लिए मैंने यहाँ पे येलो मार्क किया हुआ है, उसको हाईलाइट किया हुआ है, राइट। बट इसका बकेटिंग कैसे कर रहे हैं, फिक्स्ड लोन्स का एज पर द अमोटाइजेशन शेड्यूल, फ्लोटिंग लोन्स का एज पर द रीसेट डेट। सीसीओडी के लिए अपने अगेन हिस्टोरिकल ट्रेंड्स को यूज कर रहे हैं, वो ट्रेंड्स के हिसाब से पैसा आता जाएगा, उसको री इन्वेस्ट करते जाएंगे। एंड जो हमारा फिक्स्ड एसेट है दैट इज नॉन रेट सेंसिटिव, फिक्स्ड एसेट इज नॉन रेट सेंसिटिव। ये सारा करने के बाद अपने को टोटल रेट सेंसिटिव एसेट्स मिल जाएगा इन ईच बकेट, टोटल रेट सेंसिटिव एसेट्स इन ईच बकेट। तो आपको यहां पे दिख रहा होगा जो भी मेरे ब्लू बार्स है वो किसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, रेट सेंसिटिव एसेट्स को, रेट सेंसिटिव एसेट्स को, कि अलग अलग बकेट्स में, अलग अलग मेच्योरिटी बकेट्स में मेरे कितने कितने रेट सेंसिटिव एसेट्स हैं, दैट यू कैन सी फ्रॉम द प्लॉट एज वेल। सबको आरएस से क्लियर है, रेट सेंसिटिव एसेट्स सबको क्लियर है, तो मैं लाइबिलिटी साइड पे जाऊं, इज आरएस से क्लियर और नॉट, ओके। नेक्स्ट अपने जाते हैं लाइबिलिटी साइड में, मुझे बताना प्लीज, कैपिटल इज इट रेट सेंसिटिव और नॉन रेट सेंसिटिव, कैपिटल इज इट रेट सेंसिटिव और नॉन रेट सेंसिटिव, कैपिटल इज इट रेट सेंसिटिव और नॉन रेट सेंसिटिव, नॉन रेट सेंसिटिव, करेक्ट अमित। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस रेट सेंसिटिव और नॉन रेट सेंसिटिव, नॉन रेट सेंसिटिव। टर्म डिपॉजिट्स ऑब्वियसली रेट सेंसिटिव, राइट। और टर्म डिपॉजिट जो है उसका बकेटिंग कैसे होगा, एज पर द मेच्योरिटी डेट, बिकॉज जब वो मेच्योर करेंगे तो आप क्या करोगे, उसको रीफाइनेंस करोगे एट न्यूअर रेट्स, तो वहां पे आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क राइज होगा, तो आपको इसका बकेटिंग करना है एज पर द मेच्योरिटी डेट, ठीक है। नेक्स्ट आपका कासा, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। नाउ आप सबको बताओगा करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट जीरो होता है, करंट अकाउंट में इंटरेस्ट जीरो होता है, जो बिजनेसमैन अकाउंट यूज करते हैं ना अपने बिजनेस पर्पस के लिए, डेली वर्किंग कैपिटल वगैरह के लिए या डेली ट्रांजैक्शंस करने के लिए, वो करंट अकाउंट होता है। उसमें फैसिलिटीज मिलती हैं बहुत सारी, कि आप अनलिमिटेड पैसे को निकाल सकते हो, ठीक है, आप जितना मर्जी चेक्स इशू कर सकते हो, बट उसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो बैंक्स फैसिलिटीज में खर्चा करता है, आपको इंटरेस्ट नहीं देता, क्योंकि आपको फायदे मिल रहे हैं वहां पे। तो करंट अकाउंट जो है, व्हाट डू यू थिंक, इट इज रेट सेंसिटिव और नॉन रेट सेंसिटिव, करंट अकाउंट व्हाट डू यू थिंक, इज इट रेट सेंसिटिव और नॉन रेट सेंसिटिव। इसमें कोई इंटरेस्ट रेट होता नहीं, तो फीलिंग यही आएगा कि ये नॉन रेट सेंसिटिव है, बट आईआरआरबीबी में स्पेसिफिकली बोला है कि करंट अकाउंट को अपने को रेट सेंसिटिव मानना है, इवन दाउ द इंटरेस्ट रेट इज जीरो। क्यों, बिकॉज कल को अगर रेट जो है वो बढ़ गए मार्केट में, और आपने सपोज करंट अकाउंट में कुछ पैसा रखा हुआ है, तो आप क्या करना शुरू कर दोगे ना, आप सरप्लस पैसे को डेली सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करना शुरू कर दोगे, या उसको किसी और बैंक में ले जाओगे जहां पे आपको रेट मिल रहा है। तो रेट चेंज होने के कारण करंट अकाउंट का बैलेंस मेरा इंपैक्ट होता है। तो इवन दाउ इसके ऊपर रेट जीरो है, बट रेट चेंज होने के कारण करंट अकाउंट में आपका जो बैलेंस है वो इंपैक्ट होता है। दैट इज वाई इसको रेट सेंसिटिव में रखने को बोला है।
करंट अकाउंट में नो डाउट रेट्स नहीं है, तो कोई बोलेगा रेट सेंसिटिव हुआ ही नहीं है तो, बट रेट सेंसिटिव इस नेचर में है कि कल को अगर सेविंग अकाउंट में रेट मिल रहा है अच्छा और करंट अकाउंट में नहीं मिल रहा, तो आजकल लोग स्मार्ट हैं, वो करंट अकाउंट में सरप्लस पैसा रखेंगे ही नहीं, वो डेली के डेली उस पैसे को ट्रांसफर कर देंगे टू सेविंग अकाउंट। तो करंट अकाउंट में जो बैलेंसेस है, इट गेट्स इंपैक्टेड, इट गेट्स इंपैक्टेड बिकॉज ऑफ चेंज इन इंटरेस्ट रेट्स। अगर कहीं पे अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो उसको तोड़ के उसका एफडी करा लेगा, वो करंट अकाउंट में सरप्लस पैसा नहीं रखेगा। तो इसको अपने को रेट सेंसिटिव में लेना है एज पर द रूल्स। एंड सेविंग अकाउंट तो ऑब्वियसली अपना रेट सेंसिटिव है ही। तो यहां पे तो ये नॉन मेच्योरिंग है, तो जो भी अपना रन ऑफ प्रोफाइल होगा या जो भी अपना विड्रॉल प्रोफाइल होगा, उसके हिसाब से अपने उसको क्या करेंगे, बकेट करेंगे, बिकॉज वहीं से उसको हम लोग रीफाइनेंस करने वाले हैं एट न्यूअर रेट्स। मतलब कोई डिपॉजिटर अगर विड्रॉ करके चला गया मेरा एक क्वार्टर के अंदर, तो एक क्वार्टर में उसका बकेटिंग करेंगे, बिकॉज वहीं पे उसके बाद ही मैं क्या करूंगा, नए डिपॉजिटर को ढूंढूंगा, राइट। और वो किस रेट पे ढूंढूंगा, नए रेट पे। तो इसका बकेटिंग कैसे होगा, एज पर द जो भी आपने विड्रॉल प्रोफाइल क्रिएट किया है, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था, रन ऑफ प्रोफाइल बेस्ड ऑन वैल्यू एट रिस्क, उसके हिसाब से इसका बकेटिंग कर सकते हैं फॉर नाउ, राइट। तो ये आपका नॉन सेंसिटिव मेच्योरिटी बकेट, ये आपका दोनों कैसे जाएगा, एज पर द यू कैन से बिहेवियरल मेच्योरिटी, बिहेवियरल मेच्योरिटी। अच्छा एक चीज याद रखना, जब भी हम लोग बकेटिंग कर रहे हैं, राइट, लोन्स के केस में मैं प्रीपेमेंट को तो कंसिडर कर रहा हूं, लोन्स के केस में मैं प्री पेमेंट को कंसिडर कर रहा हूं, मैं डिफॉल्ट को कंसिडर नहीं कर रहा। लोन्स के केस में आई एम मॉडलिंग प्री पेमेंट बिहेवियर, बट आई एम इग्नोरिंग डिफॉल्ट बिहेवियर while modeling interest rate risk in the banking book। मुझे बताओ, इज प्रीपेमेंट अ फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट, इज प्रीपेमेंट अ फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट, इज प्रीपेमेंट अ फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट, यस और नो? इज प्रीपेमेंट अ फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट? डेफिनेटली यस। कल को अगर इंटरेस्ट रेट्स लोन्स पे कम हो गए, बट आपने एक फिक्स्ड लोन दिया हुआ है 8%, उस कस्टमर को दिख रहा है कि मार्केट में 7% पे नए फिक्स्ड लोन्स मिल रहे हैं, तो वो क्या करेगा, इस लोन को प्रीपे करेगा और उसको रीफाइनेंस कर लेगा लोन को एट 7%। तो जब इंटरेस्ट रेट्स हायर होते हैं, जब इंटरेस्ट रेट्स हायर होते हैं मार्केट में, तब प्रीपेमेंट कम होता है। जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स लोअर होते हैं, तब आपका प्रीपेमेंट्स हायर होते हैं, राइट। मार्केट में जब इंटरेस्ट रेट्स गिर जाते हैं, बट सिंस आपने उसको फंसा रखा है एट हायर रेट, तो वो क्या करेगा, वो प्रीपे करके रीफाइनेंस कर लेगा। तो प्रीपेमेंट डेफिनेटली इज अ फंक्शन ऑफ आपका इंटरेस्ट रेट, इसलिए अपने प्रीपेमेंट बिहेवियर को मॉडल में इनकॉर्पोरेट करेंगे। इज डिफॉल्ट अ फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट, इज डिफॉल्ट अ फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट, इज डिफॉल्ट अ फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट? नॉट रियली, नॉट रियली, राइट। मतलब अमोर्टाइजेशन शेड्यूल में नो डाउट डिफॉल्ट आपके कैश फ्लोस को डिस्टॉर्ट करता है, बट क्या मुझे इंटरेस्ट रेट रिस्क में उसको लेना है, ऐसा जरूरी है? द आंसर इज नो। क्यों? बिकॉज डिफॉल्ट रेट इज नॉट इंपैक्टेड बाय इंटरेस्ट रेट, बट प्री पेमेंट को आपको डेफिनेटली लेना ही पड़ेगा, बिकॉज प्री पेमेंट रेट जब हमारे इंटरेस्ट रेट्स लोअर होंगे, तब प्री पेमेंट हायर होने वाला है, तो वो बिहेवियर तो अपने को अपने मॉडल में इनकॉर्पोरेट करना ही है। उसी तरह से अगर मैं रिडेम्पशंस की बात करूं, रिडेम्पशंस की, मुझे बताओ, रिडेम्पशंस की अगर बात कर रहे हैं, इज रिडेम्पशन इंपैक्टेड बाय योर इंटरेस्ट रेट, इज रिडेम्पशन इंपैक्टेड बाय इंटरेस्ट रेट्स, इज अर्ली रिडेम्पशन इंपैक्टेड बाय इंटरेस्ट रेट्स? डेफिनेटली यस। मार्केट में अगर रेट ज्यादा हो गए, बट आपने एफडी बुक कर रखा है एट 6%, मार्केट में उसको 7% मिल रहे हैं, तो वो क्या करेगा, इस एफडी को तोड़ के नए रेट पे री इन्वेस्ट कर लेगा कस्टमर, राइट। तो जब रेट्स हायर होते हैं, तो आपके रिडम्पशंस क्या होते हैं, हायर होते हैं। उल्टा है, जब रेट हायर होते हैं तो प्रीपेमेंट्स लोअर होता है, बट रिडेम्पशंस हायर होते हैं। और जब रेट लोअर होते हैं तो प्रीपेमेंट हायर होता है, रिडेम्पशंस लोअर होते हैं। तो रिडेम्पशंस जो है, इट इज इंडीड अ फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट, तो रिडेम्पशंस को अपने को मॉडल में इनकॉर्पोरेट करना है। बट रोल ओवर्स को हम लोग इनकॉर्पोरेट नहीं करते, बिकॉज अगर रोल ओवर होगा भी ना, अगर रोल ओवर होगा भी तो वो नए रेट पे ही होगा। अगर रोल ओवर होगा भी, मतलब अगर आप एक कस्टमर हो, आपने एफडी कर रखा है सपोज 2 सालों का, 2 साल बाद जब आप एफडी को रोल ओवर करोगे, तो वो तो नए रेट पे ही करोगे, आप बोलोगे कि मेरे को नया रेट दो, तो रोल ओवर नए रेट पे ही होते हैं। तो आप रोल ओवर को लो या ना लो फर्क नहीं पड़ता, आप उसको मैच्योरिटी के हिसाब से बकेटिंग करोगे, आप डिले नहीं करोगे उसका मैच्योरिटी।
डिले अगर कर दोगे तो आप बोलोगे 5 साल तक वही रेट चल रहा है, जबकि वो रेट नहीं चल रहा ना। आपका तो 2 साल बाद ही जब वो रोल ओवर होगा नए रेट पे जाएगा। तो रोल ओवर्स भी अपने कंसिडर नहीं करते एज पार्ट ऑफ आईआरआरबी, क्योंकि रोल ओवर करने का मतलब क्या है। आप सपोज कोई एफडी मेरा 2 साल में मैच्योर हो रहा था, आप उसको 2 साल में बकेटिंग करने की जगह 5 साल में बकेटिंग करोगे, बिकॉज वो रोल ओवर हो रहा है। बट 5 साल में बकेटिंग करने का मतलब क्या हुआ, 5 साल तक कोई इंटरेस्ट रेट रिस्क है ही नहीं, जो कि केस नहीं है ना। इंटरेस्ट रेट रिस्क तो आपका रोल ओवर में कंसिडर होना ही चाहिए, बिकॉज जब वो रोल ओवर करेगा तो वो न्यू रेट पे करेगा 2 साल बाद भी। तो आपको बकेटिंग नॉर्मली आप कैसे करते हैं, एज पर द मेच्योरिटी रेट। अगर आप रोल ओवर नहीं लोगे तब भी बकेटिंग कैसे होगा, एज पर द मेच्योरिटी रेट। तो रोल ओवर अपने को कंसिडर नहीं करना। कंसिडर करने से क्या होगा, आपका बकेटिंग आगे चला जाएगा, इसका मतलब आपका कोई इंटरेस्ट रेट रिस्क वहां तक राइज ही नहीं हो रहा, जबकि आपको रोल ओवर भी नए रेट पे करना ही पड़ेगा। तो आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क मेच्योरिटी से अराइज होता ही है, इवन दाओ चाहे वो रोल ओवर हो रहा हो चाहे ना हो रहा हो। राइट। तो आपको एज पर द मेच्योरिटी डेट ही बकेटिंग करना है। तो रोल ओवर कंसिडर नहीं किया, रिडेम्पशन कंसिडर किया है, प्रीपेमेंट कंसिडर किया है, डिफॉल्ट रिस्क कंसिडर नहीं किया। राइट। तो एक बार लाइबिलिटी साइड दिखा देता हूं। आपका कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस क्या है, नॉन रेट सेंसिटिव। डिपॉजिट्स एज पर द मेच्योरिटी डेट, जो आपकी एफडीज हैं वो एज पर द मेच्योरिटी डेट जाएंगे। और जो भी आपके कासाज हैं उसके लिए जो भी आपने प्रोफाइलिंग किया है, ठीक है, जो भी बिहेवियरल मॉडलिंग किया है उसके हिसाब से बकेटिंग किया है कासा का। इज दैट क्लियर? तो सबको आरएसएल क्लियर है, रेट सेंसिटिव लाइबिलिटीज। आप प्लॉट में देख सकते हो, जो भी आपके ऑरेंज बार्स हैं वो आपकी क्या है, रेट सेंसिटिव लाइबिलिटीज। रेट सेंसिटिव लाइबिलिटीज अल्टीमेटली हर एक बकेट में आपको टोटल आरएसए मिल जाएगा एंड टोटल आरएसएल मिल जाएगा। टोटल रेट सेंसिटिव एसेट्स एंड टोटल रेट सेंसिटिव लाइबिलिटीज इज समथिंग यू विल गेट इन ईच बकेट। राइट। यहां तक सबको क्लियर है कि नहीं है? इज दिस क्लियर और नॉट? रिप्लाई कर दो प्लीज। रिप्लाई कर दो प्लीज, इज दिस क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज, अब मेरे पास बकेटिंग हो गया, अब मुझे क्या कंप्यूट करना है, मेरे को अर्निंग्स पर्सपेक्टिव से रिस्क को क्वांटिफाई करना है। अभी मैंने रिस्क को क्वांटिफाई थोड़ा ना किया है, और मेरे को वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से रिस्क को क्वांटिफाई करना है। तो अर्निंग्स पर्सपेक्टिव से रिस्क को क्वांटिफाई करने के लिए हम लोग कंप्यूट करते हैं समथिंग कॉल्ड एज एनआईआई इंपैक्ट। अर्निंग्स पर्सपेक्टिव से रिस्क को क्वांटिफाई करने के लिए हम लोग कंप्यूट करते हैं समथिंग कॉल्ड एज एनआईआई इंपैक्ट। एनआईआई इंपैक्ट के लिए अपने को क्या करना है, यहां पे आप देख रहे हो मेरे पास बकेटिंग आ गया, मेरे सारे रेट सेंसिटिव एसेट आ गए, रेट सेंसिटिव लाइबिलिटी आ गए। आईआरआरबीबी डॉक्यूमेंट में बोला है कि आपको एनआईआई इंपैक्ट क्वांटिफाई करना है फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ्स। फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ्स, क्योंकि अर्निंग्स जनरली हम लोग अगले 1 साल के हिसाब से देखते हैं। तो उस केस में आपको जो एनआईआई इंपैक्ट क्वांटिफाई करना है, दैट इज ओनली अंटिल द एंड ऑफ ईयर, ओनली फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ्स, और यू कैन से अंटिल द एंड ऑफ ईयर। तो यहां पे जो मैंने बकेट्स कंसिडर किए हैं और जो मैंने कॉरेस्पॉन्डिंग गैप्स कंसिडर किए हैं आर एस से आर एस एल के, वो सिर्फ कब तक लिए है, कौन सी बकेट तक, ओनली अप टू 1 ईयर। जबकि मेरे पास अगर आप बकेटिंग देखोगे तो बकेटिंग तो मेरी आगे भी जा रही है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर्स। ठीक है, ऐसे आगे जा जाके हमारे लॉन्ग टर्म बकेट्स भी है 20 ईयर्स तक। बट यहाँ पे हम लोग वो सारे बकेट्स कंसिडर नहीं कर रहे। एनआईआई के केस में वी आर ओनली कंसिडरिंग द गैप्स विद इन द नेक्स्ट 1 ईयर, क्योंकि मेरे को एनआईआई इंपैक्ट क्वांटिफाई करना है फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ्स ओनली, राइट, टिल द एंड ऑफ ईयर। तो यहां पे मेरे पास आरएसए आ गया अलग अलग बकेट में, यहां मेरे पास आरएसएल आ गया अलग अलग बकेट में। इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि जो एसेट आपका 7015 का एक महीने के अंदर यू कैन से जिसका ईएमआई ड्यू हो रहा है, आप उस पैसे को क्या करोगे, आप उस पैसे को क्या करोगे, री इन्वेस्ट करोगे, राइट, अंटिल द एंड ऑफ ईयर। तो जब री इन्वेस्ट करोगे अंटिल द एंड ऑफ ईयर, अगर मार्केट में रेट्स गिर गए तो वहां पे आपको क्या होगा, नुकसान। सिमिलरली जो आरएसएल आपका यहां पे आ रहा है, आप उसको री फाइनेंस करोगे एट न्यू रेट अंटिल द एंड ऑफ ईयर। अगर रेट्स बढ़ गए, अगर रेट्स बढ़ गए तो आपको यहां पे क्या होगा, नुकसान होगा, राइट। अगर रेट्स गिर गए तो एसेट पे नुकसान होगा, लाइबिलिटी पे फायदा होगा, राइट। तो नेट नेट में क्या फायदा नुकसान होगा वो अपने को क्वांटिफाई करना है। तो ये बकेटिंग का मतलब क्या है, बकेटिंग का मतलब है कि जो पैसा यहां पे आ रहा है उसको मैं री इन्वेस्ट करूंगा, अगर मैं एसेट के परस्पेक्टिव से सोचूं, अंटिल द एंड ऑफ ईयर। जो पैसा
यहां पे मेरा लाइबिलिटी में मैच्योर हो रहा है, उसको मैं रीफाइनेंस करूंगा अप टिल द एंड ऑफ ईयर, तो वहां से मेरा इंटरेस्ट रेट रिस्क अराइज हो रहा है किस अमाउंट पे, इस अमाउंट पे, राइट। तो हर एक बकेट में जो आरएस से आरएसएल आ रहा है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है इस अमाउंट को मैं री इन्वेस्ट करने वाला हूं अंटिल द एंड ऑफ ईयर। तो रेट्स अगर बढ़ गए मुझे फायदा है, गिर गए तो नुकसान है। इस लाइबिलिटीज को मैं रीफाइनेंस करने वाला हूं अंटिल द एंड ऑफ ईयर, अगर रेट्स बढ़ गए तो नुकसान है, रेट्स गिर गए तो फायदा है, राइट। दैट इज द मीनिंग ऑफ दीज बकेट्स। नाउ यहां पे आपको एनआईआई इंपैक्ट पीरियड भी दिख रहा होगा, वो अपने कैसे लेते हैं, मिड पॉइंट से लेकर, उस बकेट के मिड पॉइंट से लेकर टिल द एंड ऑफ ईयर। तो यहां पे मैं जो री इन्वेस्टमेंट करूंगा या मैं जो रीफाइनेंसिंग करूंगा वो कितने मंथ्स के लिए करूंगा, 11.5, क्योंकि ओवरनाइट टू 1 मंथ में मिड पॉइंट क्या होगा, 15 दिन, वहां से एंड तक क्या हुआ, 11.5 मंथ्स। यहां पे मिड पॉइंट क्या हुआ, 2 मंथ्स, 2 मंथ से लेकर कितने महीने का इंपैक्ट आएगा, 10 मंथ्स का, राइट। यहां पे 9 मंथ्स एंड अप टू 1 ईयर में अपना 10.5 महीने, तो अपना जो री इन्वेस्टमेंट पीरियड या रीफाइनेंसिंग पीरियड है वो कितना है, 1.5 मंथ्स, राइट। तो मैंने ये पीरियड निकाल लिया कितने पीरियड के लिए इंटरेस्ट रेट मुझे इंपैक्ट करेगा, बिकॉज मेरे को एनआईए इंपैक्ट क्वांटिफाई करना है ओनली अंटिल द एंड ऑफ ईयर, ऐसा गाइडलाइंस में लिखा है। तो आप सबको ये समझ में आ गया, आरएस से आरएसएल ये बकेट्स का मतलब क्या है, और बकेट्स में जो अमाउंट है उसका मतलब क्या है, मतलब उतना अमाउंट री इन्वेस्ट होगा या रीफाइनेंस होगा कहां से, फ्रॉम द मिडल ऑफ मंथ अंटिल द एंड ऑफ ईयर, तो 11.5 महीने का आपका इंटरेस्ट रेट का इंपैक्ट आएगा। नाउ या तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा या इंटरेस्ट रेट गिरेगा, उसके लिए अपने को सिनेरियोस कंसिडर करने हैं। तो रेगुलेटर ने यहां पे एनआईआई के केस में दो सिनेरियोस दिए हैं, पैरेलल अप पैरेलल डाउन। पैरेलल अप का मतलब क्या है कि आपके सारे रेट्स इंक्रीज हो जाएंगे बाय 2.5%, 250 बेसिस पॉइंट, ये रेगुलेटर ने दिया है। और पैरेलल डाउन का मतलब क्या है, आपके सारे रेट्स डिक्रीज हो जाएंगे बाय 250 बेसिस पॉइंट। तो यहां पे मैंने एनआईआई इंपैक्ट क्वांटिफाई किया है, कैसे किया है, आपका जो भी आरएसए है इंटू 2.5% इंटू कितने महीने का इंपैक्ट, 11.5 डिवाइड बाय 12, राइट। आपका जो अर्निंग्स इंपैक्ट आएगा वो कितने महीनों के लिए आएगा, 11.5 महीनों के लिए, किस अमाउंट पे, 7015 इंटू 2.5% इंटू 11.5/12। यहां पे कैसे करेंगे, 14,031 इंटू 2.5%, ये 250 बेसिस पॉइंट का सिनेरियो रेगुलेटर ने दिया है कि 250 बेसिस पॉइंट अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गए मार्केट में, ठीक है, दैट्स अ वेरी सीवियर सिनेरियो, तो 250 बेसिस पॉइंट इंटू 10 मंथ्स बाय 12। सिमिलरली लाइबिलिटीज में भी यही किया है, लाइबिलिटीज में भी सेम, जो भी आपका आरएसएल है इंटू 250 बेसिस पॉइंट इंटू 11.5/12, जो भी आपका आरएसएल है इंटू 250 बेसिस पॉइंट इंटू 10/12, राइट। अगर पैरेलल अप हो रहा है तो मेरा प्लस 250 बेसिस पॉइंट होगा, अगर पैरेलल डाउन है तो मेरा माइनस माइनस वन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -250 बेसिस पॉइंट होगा, कि अगर रेट अप हो रहे हैं तो एसेट पे फायदा, लाइबिलिटी पे नुकसान, अगर रेट डाउन हो रहे हैं तो एसेट पे नुकसान, लाइबिलिटी पे फायदा। नेट नेट में क्या फायदा नुकसान है वो अपने यहां पे क्वांटिफाई कर रहे हैं, नेट नेट में क्या फायदा नुकसान है दोनों सिनेरियो में वो यहां पे क्वांटिफाई कर रहे हैं। तो आप देखोगे ये आपका एनआईआई इंपैक्ट आ गया एसेट का और ये लाइबिलिटी का, डेल्टा एनआईआई कितना होगा अपना, डेल्टा एनआईआई इस एसेट पे अपने को कितना फायदा हुआ, ये एसेट पे फायदा हो रहा है, राइट, और ये अपने को लाइबिलिटी पे नुकसान हो रहा है, तो नुकसान हो रहा है 540 का और फायदा हो रहा है 522 का, नेट नेट में अपना डेल्टा एनआईआई कितना हुआ, 18.23, डेल्टा एनआईआई इज 18.23। और अगर इसको और कंटेक्चुअल करना है तो हम लोग अपना कैपिटल देख सकते हैं, तो बैलेंस शीट में जो भी मेरा कैपिटल है मैंने उसका एक परसेंटेज निकाल लिया, मेरा एनआईआई इंपैक्ट परसेंटेज टर्म में कितना है, इट इज अराउंड 0.37%, 0.37% नेगेटिव। तो रेट्स अप होने के कारण बैंक्स को नुकसान हो रहा है, और रेट्स डाउन होने के कारण देखते हैं, रेट्स डाउन होने के कारण बैंक्स को फायदा होगा ऑब्वियसली, राइट। कितना फायदा हो रहा है, 18.23 का, तो डेल्टा एनआईआई इज 0.37% प्लस। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। नाउ अगर आप ध्यान से देखो यहां पे जो भी आपका एनआईआई निकल रहा है इट्स अ फंक्शन ऑफ टू थिंग्स, एक तो आपका गैप कैसा है, आरएस से आरएसएल कैसा है, सेकेंडली टाइमिंग ऑफ आरएस से आरएसएल, टाइमिंग ऑफ आरएस से आरएसएल, बिकॉज टाइमिंग ऑफ आरएस से आरएसएल आपके री इन्वेस्टमेंट और रीफाइनेंसिंग होराइजन को इंपैक्ट कर रहा है ना, राइट।
तो दो चीजें मेरे डेल्टा एनआईआई को इंपैक्ट करती है। एक तो मेरा गैप कैसा है, मेरे कितने एसेट रेट सेंसिटिव है, कितने लाइबिलिटीज रेट सेंसिटिव है। मतलब यहां पे आपको दिख रहा होगा आरएस से ज्यादा है आरएसएल से, राइट। और ओवरऑल में आपको दिख रहा होगा आपका जो आरएस से आएगा वो ज्यादा आएगा आरएसएल से। तो वो एक इंपैक्ट कर रहा है मेरे एनआईआई को। सेकेंडली, मेरा री इन्वेस्टमेंट होराइजन और रीफाइनेंसिंग होराइजन कितना है। तो री इन्वेस्टमेंट होराइजन अगर आप यहां पे देखोगे तो मोटा मोटी ऑन एन एवरेज इट इज 9.20 मंथ्स, राइट। और रीफाइनेंसिंग होराइजन है 10.15 मंथ्स, क्योंकि लाइबिलिटीज आपका जल्दी जल्दी आना शुरू हो गया ना। तो रीफाइनेंसिंग होराइजन ज्यादा है, री इन्वेस्टमेंट होराइजन कम है। तो वो भी आपके एनआईए इंपैक्ट को डिटरमाइन कर रहे हैं। एंड सेकेंडली, आपका गैप्स कैसा है, आपके आरएसए आरएसएल का अमाउंट क्या है, वो भी आपके डेल्टा एनआईआई को इंपैक्ट कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? डेल्टा क्यों बोल रहे हैं? चेंज इन एनआईआई, बिकॉज हम बोल रहे हैं कि अगर रेट चेंज हो गया, मतलब एक्स्ट्रा जो भी रेट आप कमा रहे हो उस पे अगर रेट बढ़ गया 250 बेसिस पॉइंट, तो आपका एनआईआई कितना इंपैक्ट होगा, कितना चेंज होगा। अगर कल को रेट्स गिर गया, कितना गिर गया, 250 बेसिस पॉइंट का फॉल। ये 250 बेसिस पॉइंट रेट नहीं है, ये 250 बेसिस पॉइंट का फॉल है। तो उसके कारण आपका एनआईआई कितना इंपैक्ट होगा वो हम लोग क्वांटिफाई कर रहे हैं। तो दिस इज योर डेल्टा एनआईआई। इज दिस क्लियर? डेल्टा एनआईआई सबको क्लियर है? नेक्स्ट है अपना ईवी, इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ इक्विटी। उसके लिए अपने को क्या करना है, अपने को मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स निकालना है, अपने को मार्केट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज निकालना है। तो यहां पे आपको आरएस से आरएसएल दिख रहा होगा, आरएस से आरएसएल। यहां मैंने सारे बकेट्स को लिया है, यहां पे कोई 1 ईयर तक का बात नहीं है। तो आरएस से आरएसएल हमारा आ गया। नाउ मार्केट वैल्यू निकालने के लिए अपने को क्या करना होता है, किसी भी चीज का मार्केट वैल्यू इज प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू के लिए अपने को इंटरेस्ट रेट चाहिए। तो मैंने एसेट्स के ऊपर वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट निकाल लिया। एसेट्स के ऊपर वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट, मतलब अगर आज आप लोन देते हो 3 मंथ्स के लिए तो आप किस रेट पे देते हो, 6 मंथ्स के लिए किस रेट पे देते हो, 9 मंथ्स के लिए किस रेट पे देते हो, 10 ईयर्स के लिए किस रेट पे देते हो। तो उसके हिसाब से आपको दिख रहा है एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है, एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है। एंड यहाँ पे आपका लाइबिलिटीज का रेट भी है, वो भी आपका अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है, राइट। तो मेरा जो भी करंट एसेट का रेट है और जो करंट लाइबिलिटी का रेट है मेरी बुक्स में, जो भी मैंने एसेट्स दिए हुए हैं वो अलग अलग रेट्स पे दिए होंगे। हाउसिंग लोन को, पर्सनल लोन को, जो भी मेरी लाइबिलिटीज है अलग अलग रेट्स पे दी होंगी। मैंने वेटेड एवरेज यहाँ पे निकाल लिया। तो नीचे में मैंने वो वेटेड एवरेज किया हुआ है, ठीक है। वो वेटेड एवरेज करके मेरे पास करंट एसेट रेट, करंट लाइबिलिटी रेट आ गया। नाउ मुझे क्या करना है, मुझे मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट निकालना है। मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट कैसे निकालते हैं, अपने को डिस्काउंटिंग करना है, सिंपल। मेरे पास रेट है, ठीक है, वो किस बकेट में लाई कर रहा है, उस बकेट का मिड पॉइंट है। मेरे पास रेट है, वो आरएस से किस बकेट में लाई कर रहा है, उस बकेट का मिड पॉइंट है। तो मैं उतने पीरियड के लिए डिस्काउंटिंग कर सकता हूं, डिस्काउंटिंग, राइट। तो यहां पे आपको ईयर्स में दिख रहा होगा, बिकॉज मेरे रेट्स ईयर में है। तो मैंने मिड पॉइंट निकाला है ईयर्स में। तो मिड पॉइंट कितना आया, 1/360। यहां आया आपका ओवरनाइट टू 1 मंथ में 0+1 डिवाइड बाय 24। डिवाइड बाय 24 क्यों, बिकॉज 12 तो महीने अपने साल के अंदर, और मिड पॉइंट के लिए डिवाइड बाय 2 भी हो रहा है। तो इसलिए वो 2 × 12 होके 24 हो गया। तो ऐसे करके ईयर्स में आपको यहां पे दिख रहा होगा मिड पॉइंट है, ईयर्स में आपका मिड पॉइंट है, राइट। और आपके पास यहाँ पे करंट एसेट रेट है कि आपने जो भी लोन्स दिए हुए हैं वो अलग अलग रेट पे दिए हुए हैं। व्हाट इज द वेटेड एवरेज रेट, उसके हिसाब से मैं क्या कर रहा हूं, डिस्काउंटिंग कर रहा हूं। डिस्काउंटिंग 7015, जो मेरा 15 दिन पे खड़ा है, तो 15 दिन के लिए उसका डिस्काउंटिंग करना है। किस रेट पे करना है, 8.56% पे। तो वो मैं कर रहा हूं, राइट। नेक्स्ट इज मेरा जो 14,031 है, वो मेरा कहां पे खड़ा है, 2 मंथ्स में। तो 2 मंथ्स के लिए मुझे डिस्काउंटिंग करना है। 2 मंथ्स का मतलब क्या हुआ, ईयर्स में 0.1667 ईयर्स। किस रेट से डिस्काउंटिंग करना है, रिस्पेक्टिव उस बकेट का जो रेट है उसके हिसाब से मैं उसका डिस्काउंटिंग कर रहा हूं। ऐसे करके मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एसेट आएगा या मेरा मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट आएगा। आपको सारा डिस्काउंटिंग करना है। ऑन द सेम लाइंस आप मार्केट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज निकाल सकते हो। अब आपको लाइबिलिटी के रेट से डिस्काउंटिंग करना है, और आपका मिड पॉइंट तो सेम ही है, राइट, चाहे एसेट हो चाहे लाइबिलिटी हो। तो आपको उसका भी डिस्काउंटिंग करना है। तो यहां पे आपका मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट आएगा, यहां पे आपका मार्केट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज आएगा। मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट, मार्केट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज। तो यहां पे मैंने एंड में वी कॉलम में टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट एंड टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज निकाला है। टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज। यही मेरा एक तरह से एसेट का इकोनॉमिक वैल्यू है, ये मेरा लाइबिलिटीज का इकोनॉमिक वैल्यू है, राइट। नाउ मार्केट्स में दीज रेट्स चेंज, मार्केट में दीज रेट्स चेंज। आपने एसेट एक सर्टेन रेट पे लॉक कर रखा है। कल को अगर रेट्स बढ़ गए, कल को अगर रेट्स बढ़ गए
तो उस केस में मुझे बताओ एसेट का वैल्यू विल गो डाउन और गो अप? एसेट का वैल्यू विल गो डाउन और गो अप। अगर रेट्स बढ़ गए तो एसेट का वैल्यू विल गो डाउन। एसेट का वैल्यू विल गो डाउन ना, बिकॉज आप एक सर्टेन रेट पे लॉक कर रखे हो, मार्केट में रेट्स बढ़ गए तो आपके एसेट जो है वो लेस ल्यूक्रेटिव है। तो हम लोगों ने नए सिनेरियो में, मतलब जब रेट्स बढ़ गए, व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट, वो कंप्यूट किया। कैसे कंप्यूट किया है? सबसे पहले मैंने निकाला कि मेरा रेट्स क्या है, नए रेट्स क्या है। तो 8.28%, 8.56%, 8.56%, दीज वर द रेट्स इनिशियली। अगर मेरा रेट्स बढ़ गए एंड देयर इज अ सिनेरियो पैरेलल अप, तो उस केस में सारे रेट्स मेरे 250 बेसिस पॉइंट से बढ़ेंगे। तो मैंने 250 बेसिस पॉइंट ऐड कर दिया सभी रेट्स में, पैरेलल अप। पैरेलल का मतलब क्या है? ठीक है, आपके सभी मेच्योरिटी बकेट्स में द रेट्स विल शिफ्ट बाय द सेम अमाउंट, और वो अप हो रहा है तो सब में मैं 250 बेसिस पॉइंट ऐड कर रहा हूं। सब में 250 बेसिस पॉइंट ऐड कर रहा हूं, तो उस केस में मेरे न्यू एसेट रेट्स आप देख सकते हो 250 बेसिस पॉइंट प्लस है। सिमिलरली मेरे न्यू लाइबिलिटीज रेट सब में 250 बेसिस पॉइंट प्लस है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने एसेट रेट और लाइबिलिटी रेट को रिकम्प्यूट कर लूंगा। न्यू एसेट रेट एंड न्यू लाइबिलिटी रेट क्या होने वाला है एज पर द सिनेरियो, एंड देन अगेन आई विल फाइंड आउट द मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी यूजिंग द न्यू रेट्स। राइट, मेरा वही आरएस से है, वही मेरा मिड पॉइंट है। 15 दिन के लिए डिस्काउंटिंग करना है, बट अब किस रेट से? नए रेट से, विच इज योर 11.06%। 14,031 डिस्काउंटिंग करना है 2 महीने के लिए, बट अब नए रेट से। नए रेट से जब करोगे, आपको दिख रहा है पहले आपका एसेट का वैल्यू था 6991, अब वो गिर गया कितना? 6984। यहां था 13,840, अब कितना हो गया? 13,788। यहां आपका लाइबिलिटीज का वैल्यू भी गिर गया। राइट, तो आपका एसेट का वैल्यू गिरेगा, लाइबिलिटी का वैल्यू भी गिरेगा। तो मैंने न्यू एसेट का वैल्यू निकाल दिया, न्यू लाइबिलिटी का वैल्यू निकाल दिया। न्यू एसेट का वैल्यू, न्यू लाइबिलिटी का वैल्यू, तो मेरा अगेन नया मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकलेगा। राइट, ओल्ड मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या है? जो मेरा बेस था, बेस के अंदर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। मेरे बेस के अंदर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। और जब मैंने पैरेलल अप का सिनेरियो लिया, तब मेरा अगेन मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट और लाइबिलिटी निकल रहा है। उसके हिसाब से आई एम गेटिंग न्यू मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। राइट, ओल्ड मेरा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इतना था, न्यू मेरा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इतना है। व्हाट इज माय डेल्टा ईवी? माय डेल्टा ईवी इज 332। राइट, मेरा पहले था -6635, न्यू है मेरा -6302, तो नेगेटिव कम हुआ, तो मेरा डेल्टा ईवी इज 332.14। डेल्टा ईवी इज 332.14। मतलब अगर कल को रेट्स बढ़ जाते हैं, तो उस केस में फ्रॉम एन इकोनॉमिक परस्पेक्टिव, फ्रॉम एन इक्विटी परस्पेक्टिव, माय इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ इक्विटी विल गो अप 332.14। और उसको अगर मुझे कैपिटल टर्म्स में एक्सप्रेस करना है तो वो मैं कर सकता हूं। ये मेरे पास कैपिटल है, यहां मेरा डेल्टा ईवी आ गया परसेंटेज टर्म में। जनरली बोलते हैं कि ये 5% के अंदर होना चाहिए। अगर 5% के ऊपर है तो आप अपने इंटरेस्ट रेट रिस्क को हेज करो। अगर 5% के ऊपर है तो इंटरेस्ट रेट रिस्क को हेज करो। राइट, तो इस सिनेरियो में आई एम गेटिंग डेल्टा ईवी एस 332। एक और सिनेरियो क्या ले सकता हूं? पैरेलल डाउन। पैरेलल डाउन, तो मेरा डेल्टा ईवी कितना आ रहा है? 242। अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पे? रेट्स में माइनस कर रहा हूं 250 बेसिस पॉइंट। मेरे रेट्स क्या हो रहे हैं? गिर रहे हैं बाय 250 बेसिस पॉइंट। यू कैन सी दैट। राइट, उसके हिसाब से मेरा डेल्टा ईवी कितना आ रहा है? 242.92 नेगेटिव। ये सेम चीज आपको याद होगा, हम लोग ड्यूरेशन से भी निकाल सकते हैं, बिकॉज पैरेलल अप के लिए और पैरेलल डाउन के लिए ड्यूरेशन कैन ऑल्सो क्वांटिफाई द इंपैक्ट। यहां मैंने ड्यूरेशन ऑफ एसेट निकाला है। ड्यूरेशन ऑफ एसेट कैसे निकालते हैं? ड्यूरेशन ऑफ एसेट कैसे निकालते हैं? ड्यूरेशन ऑफ एसेट मैंने यहां पे निकाला है बाय टेकिंग मेरे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोस एंड द मिड पॉइंट। मेरा वेटिंग टाइम होता है ना, एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम, उसके हिसाब से ड्यूरेशन ऑफ एसेट निकाला है, ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटी निकाला है। राइट, इसको मैं मॉडिफाइड ड्यूरेशन में भी कन्वर्ट कर सकता हूं, जो कि मुझे करना चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ एसेट, ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटी, एंड देन मेरा डेल्टा ईवी कैसे आएगा? एसेट के लिए आई विल से मेरा जो भी ड्यूरेशन ऑफ एसेट है इनटू 250 बेसिस पॉइंट इनटू मेरा टोटल आरएसए, वही होगा टोटल आरएसए। राइट, माइनस मेरा जो भी लाइबिलिटी का वैल्यू चेंज होगा, दैट इज ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटी इनटू आरएसएल इनटू 250 बेसिस पॉइंट। तो ये आपको दिख रहा होगा माइनस, हमेशा हम लोग ड्यूरेशन में माइनस करते हैं, बिकॉज अगर रेट्स बढ़ेंगे
एसेट का वैल्यू गिरेगा, रेट्स बढ़ेंगे लाइबिलिटी का वैल्यू गिरेगा। और ये क्या हो रहा है, ये माइनस क्या है, एसेट का वैल्यू माइनस लाइबिलिटी का वैल्यू, एसेट का वैल्यू माइनस लाइबिलिटी का वैल्यू, उसी से इक्विटी का वैल्यू आएगा ना। तो माइनस ड्यूरेशन इंटू आरएसए इंटू 250 बेसिस पॉइंट, माइनस देन अगेन माइनस ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटी इंटू आरएसएल इंटू 250 बेसिस पॉइंट, राइट। तो उससे क्या आ रहा है, मेरा डेल्टा ईवी आ रहा है कितना, 249.601, राइट। पैरेलल डाउन में मेरा डेल्टा ईवी ड्यूरेशन से क्या आ रहा है, ज्यादा नेगेटिव आ रहा है, नॉर्मली कम नेगेटिव होता है। और पैरेलल अप में अगर देखें तो मेरा डेल्टा ईवी क्या आ रहा है, 249 प्लस, और यहां ज्यादा आ रहा है 332। आपको याद होगा, आपको याद होगा बचपन में पढ़ते थे कि ड्यूरेशन हमेशा क्या करता है, ओवर एस्टिमेट करता है फॉल को एंड अंडर एस्टिमेट करता है राइज को। बेसिकली रेट्स चेंज होने के कारण आपके प्राइस चेंज हो रहे हैं, एक्चुअल में किस रेट से चेंज हो रहे हैं, बाय दिस ब्लू कर्व, राइट। बट ड्यूरेशन क्या अप्रोक्सीमेट कर रहा है, दिस ऑरेंज लाइन, राइट। तो अगर आप ध्यान से इस प्लॉट को देखोगे, ड्यूरेशन हमेशा क्या करता है, वो फॉल को तो ओवर एस्टिमेट करेगा एंड राइज को अंडर एस्टिमेट करता है। या आपने एफआरएम पार्ट 1 में एमसीक्यूज में करा भी होगा कि ड्यूरेशन अंडर एस्टिमेट्स द राइज, ओवर एस्टिमेट्स द फॉल। तो यहां पर भी आपको वही मैकेनिज्म दिख रहा है कि जब मेरे रेट्स बढ़ रहे हैं तो एक्चुअल में ज्यादा मेरा इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ इक्विटी बढ़ रहा है, बट यहां पे ड्यूरेशन बोल रहा है कम। ड्यूरेशन अंडर एस्टिमेट्स द राइज एंड ओवर एस्टिमेट्स द फॉल, फॉल वो बोलेगा ज्यादा हो रहा है। यहां मेरा फॉल 249 हो रहा है, जबकि हो कितना रहा है, 242। तो वो तो ड्यूरेशन का प्रॉपर्टीज है कि ड्यूरेशन ऑलवेज अंडर एस्टिमेट्स द राइज एंड ओवर एस्टिमेट्स द फॉल। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर, ठीक है। तो ये मेरा हुआ ड्यूरेशन ऑफ एसेट, ड्यूरेशन ऑफ लायबिलिटी। आपको ये भी याद होगा कि कन्वेक्सिटी उसको सुधारता है, कन्वेक्सिटी उसको सुधारता है। तो यहां मैंने कन्वेक्सिटी से दिखाया हुआ है कि यहां पे अंडर एस्टिमेशन ओवर एस्टिमेशन कितना ज्यादा हो रहा है, और कन्वेक्सिटी उसको सुधारता है। बट अभी एक बारी कन्वेक्सिटी का डिस्कशन नहीं कर रहे। तो ईवी में सिंपल करना क्या है, अपने को बेस रेट के ऊपर अपना मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट, मार्केट वैल्यू ऑफ लायबिलिटी निकालना है। फिर अगर अपने रेट्स चेंज हो गए तो नए रेट्स के ऊपर अपने को मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट, मार्केट वैल्यू ऑफ लायबिलिटी निकालना है। उससे अपना नया इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ इक्विटी आएगा। एंड जो भी आपका इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ इक्विटी चेंज हुआ, दैट इज योर डेल्टा ईवी, दैट इज योर डेल्टा ईवी। अब सिनेरियो जो है ना, वो सिर्फ दो तरह के सिनेरियो नहीं हो सकते, पैरेलल अप और पैरेलल डाउन। हम लोग बहुत सारे सिनेरियो लेते हैं अंडर आईआरआरबीबी, वो सारे सिनेरियो मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं। जैसे एक सिनेरियो है शॉर्ट रेट अप, शॉर्ट रेट अप आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, शॉर्ट रेट्स बड़े हैं। शॉर्ट रेट डाउन, शॉर्ट रेट डाउन, लॉन्ग रेट सेम है। देन आपका लॉन्ग रेट अप, लॉन्ग रेट बढ़ रहे हैं। देन लॉन्ग रेट डाउन, लॉन्ग रेट गिर रहे हैं। देन आपका स्टीपनर, या आपको स्टीपनर दिख रहा होगा ऑरेंज कर्व में। देन आपका फ्लैटनर, या आपको फ्लैटनर दिख रहा होगा। तो सारे सिनेरियोस के अंदर, वो सारे सिनेरियो में रेट चेंज कैसे होगा वो हमने यहां पे क्वांटिफाई किया हुआ है एज पर द आईआरआरबीबी रूल्स। कि पैरेलल अप में 250 बेसिस पॉइंट का प्लस होगा, पैरेलल डाउन में 250 बेसिस पॉइंट का माइनस होगा। शॉर्ट रेट अप में शॉर्ट रेट्स बढ़ेंगे, लॉन्ग रेट सेम रहेंगे। शॉर्ट रेट डाउन में शॉर्ट रेट गिरेंगे, लॉन्ग रेट सेम रहेंगे। लॉन्ग रेट अप में लॉन्ग रेट बढ़ेंगे, लॉन्ग रेट डाउन में लॉन्ग रेट्स गिरेंगे। स्टीपनर में स्टीपनिंग होगा, फिर फ्लैटनिंग होगा। वो सारे सिनेरियोज में आपको अपना डेल्टा ईवी कंप्यूट करना है, वो सारे सिनेरियोज में आपको अपना डेल्टा ईवी कंप्यूट करना है। तो मैंने सारे सिनेरियोज में अपना डेल्टा ईवी कंप्यूट किया है, पैरेलल अप में, पैरेलल डाउन में, शॉर्ट रेट अप में, शॉर्ट रेट डाउन में, लॉन्ग रेट अप में, लॉन्ग रेट डाउन में, स्टीपनिंग में, फ्लैटनिंग में। आपको दिख रहा होगा हर एक सिनेरियो में अपना डेल्टा ईवी एज अ परसेंटेज ऑफ कैपिटल कितना आ रहा है वो मैंने कंप्यूट किया हुआ है। और ये है आपका डेल्टा एनआई। एनआईए अपने को दो ही सिनेरियो में करना होता है, पैरेलल अप, पैरेलल डाउन। और फिर मैं कौन से वाला डेल्टा ईवी यूज करूंगा, जो मेरा सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर है, दैट इज 4.88%। तो पैरेलल डाउन सिनेरियो इज गिविंग मी द हाईएस्ट लॉस, द हाईएस्ट लॉस में मैं इंटरेस्टेड हूं, राइट। एंड उसको चेक करूंगा क्या ये मेरे टॉलरेंस लेवल के ऊपर है। मेरा टॉलरेंस रीजन है सपोज 5% का, अगर ये उसके ऊपर है देन इट्स अ प्रॉब्लम, मुझे उसको हेज करना पड़ेगा, वरना हेज नहीं करना पड़ेगा, राइट। तो ये सारे सिनेरियो में आपको दिख रहा होगा आपका डेल्टा ईवी कैसा आ रहा है अलग अलग सिनेरियो में। जनरली जहां पे भी आपके रेट्स बढ़ रहे हैं वहां आपका ईवी पॉजिटिव है। अगर आप ध्यान से देखो, आपका ईवी इज अ फंक्शन ऑफ टू थिंग्स। एक तो आपका आरएस से आरएसएल कितना है,
सेकेंडली आपका ड्यूरेशन कैसा है। ऑब्वियसली अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लोन्स दिए हुए हैं तो आपका एसेट का ड्यूरेशन ज्यादा है, लाइबिलिटी का ड्यूरेशन कम है, राइट। तो ड्यूरेशन ही तो आपका इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी को डिपेंड करता है ना। तो ईवी जो है इट इज इंपैक्टेड बाय टू थिंग्स, आपका आरएसए आरएसएल एंड सेकेंडली आपका ड्यूरेशन ऑफ एसेट लाइबिलिटी। अगर मैं यहां पे सपोज फिक्स्ड लोन को बढ़ा देता हूं तो मेरा ड्यूरेशन ऑफ एसेट जोर से बढ़ेगा, ड्यूरेशन ऑफ एसेट जोर से बढ़ेगा। एंड जितना गैप मेरा ड्यूरेशन ऑफ एसेट और लाइबिलिटी में होगा उतना ही मेरा ईवी पे इंपैक्ट पड़ेगा, राइट। उतना ही मेरा ईवी पे इंपैक्ट पड़ेगा। यही तो आपका एसेट लाइबिलिटी मिसमैच है ना, कि आप एसेट्स बहुत लॉन्ग टर्म के लिए दे रहे हो, लाइबिलिटी बहुत शॉर्ट टर्म के लिए है, राइट। उस कारण से देयर विल बी अ मिसमैच, ड्यूरेशन ऑफ एसेट ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटी। ठीक है, अगर मैं इसको वापस 50-50 कर देता हूं तो सिंस मेरा रीसेट जल्दी हो रहा है तो उस केस में दिस ड्यूरेशन विल काम डाउन। अब मेरा लाइबिलिटी का ड्यूरेशन बढ़ गया, दैट इज टोटली फाइन। तो आपको अलग अलग सिनेरियो में क्या करना है, अपना डेल्टा ईवी निकालना है एंड देखना है किस सिनेरियो में आपका मैक्सिमम लॉस हो रहा है। ठीक है, नीचे में मैंने सेंसिटिविटी एनालिसिस भी किया है। वो सेंसिटिविटी एनालिसिस में क्या है, अगर हाउसिंग लोन का प्रपोर्शन गिरेगा, हाउसिंग लोन का प्रपोर्शन बिल्कुल ड्रास्टिकली अगर चेंज हो रहा है तो आपका ड्यूरेशन ऑफ एसेट गिर रहा है और आपका ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटी सपोज सेम है, तो आपका गैप चेंज हो रहा है। और अगर गैप चेंज होगा, राइट, गैप अगर आपका ड्यूरेशन ऑफ एसेट और लाइबिलिटी में ड्रास्टिकली चेंज होगा तो आपका ईवी बढ़ने वाला है, तो आपका डेल्टा ईवी बढ़ रहा है। प्रीपेमेंट अगर आपका प्रीपेमेंट अगर गिरेगा, प्रीपेमेंट अगर गिरेगा मेरा तो ड्यूरेशन ऑफ एसेट विल गो अप। प्रीपेमेंट अगर गिरेगा ड्यूरेशन ऑफ एसेट विल गो अप। लाइबिलिटी का ड्यूरेशन सेम है तो अगेन उसका गैप चेंज होगा, गैप चेंज होने के कारण आपका ईवी इंपैक्ट होने वाला है। प्रीपेमेंट अगर हायर होगा तो पैसा फ्रंट लोड होगा, प्रीपेमेंट अगर लोअर होगा तो पैसा बैकलोड होगा। तो प्रीपेमेंट अगर लोअर हो रहा है तो मेरा ड्यूरेशन ऑफ एसेट इज गोइंग अप, प्रीपेमेंट अगर हायर हो रहा है ड्यूरेशन ऑफ एसेट इज कमिंग डाउन। तो उसके कारण मेरे गैप्स इंपैक्ट हो रहे हैं ना ड्यूरेशन ऑफ एसेट और लाइबिलिटी के, राइट। वो गैप्स जो इंपैक्ट हो रहे हैं दैट इज इंपैक्टिंग माय ईवी। सिमिलरली रिडेम्पशंस, अगर रिडेम्पशन ज्यादा होगा ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटी विल गो डाउन, अगर रिडेम्पशन कम होगा ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटी विल गो अप। एसेट का ड्यूरेशन सेम है तो दोनों के बीच में गैप इंपैक्ट होगा, गैप इंपैक्ट होगा तो मेरा ईवी इंपैक्ट होगा, राइट। सिमिलरली फिक्स्ड फ्लोटिंग, अगर मेरा फिक्स्ड 100% है तो मेरा कैश फ्लो दूर दूर जाएगा, बिकॉज अब वो रीसेट बकेट के हिसाब से नहीं, ईएमआई शेड्यूल के हिसाब से बकेट होगा। तो ड्यूरेशन ऑफ एसेट विल गो अप, लाइबिलिटी का ड्यूरेशन सेम। और अगर मेरा फिक्स्ड लोन 0% है, सारा फ्लोटिंग है, ड्यूरेशन ऑफ एसेट विल कम डाउन, ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटी सेम। तो आपका गैप चेंज होगा, गैप चेंज होगा तो आपका डेल्टा ईवी चेंज होगा। सिमिलरली रन ऑफ, अगर रन ऑफ बढ़ेगा तो लाइबिलिटीज आपकी जल्दी जल्दी मैच्योर होंगी तो आपका ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटी विल कम डाउन। रन ऑफ गिरेगा ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटी विल गो अप, राइट, आपका गैप इंपैक्ट होगा। तो अल्टीमेटली आपका ड्यूरेशन ऑफ एसेट और लाइबिलिटी इंपैक्ट हो रहा है। ड्यूरेशन ऑफ एसेट और लाइबिलिटी जो इंपैक्ट हो रहा है वही तो मेरे ईवी को इंपैक्ट कर रहा है। बिकॉज मैं कैसे निकाल रहा हूं डेल्टा ईवी, मेरा एसेट का ड्यूरेशन इनटू मेरा चेंज इन यील्ड इनटू मेरा आरएसए माइनस मेरा लाइबिलिटी का ड्यूरेशन इनटू मेरा चेंज इन यील्ड इनटू मेरा आरएसएल। और ऑब्वियसली हम लोग माइनस ड्यूरेशन के साथ तो करते ही हैं, बिकॉज इंक्रीज इन रेट्स विल डिक्रीज द एसेट वैल्यू वाइल डिक्रीज इन रेट्स विल इंक्रीज द एसेट वैल्यू। तो वो इनवर्स रिलेशन के लिए एक माइनस साइन यूज हो रहा है। और ये जो माइनस साइन है वो है एसेट का वैल्यू कितना चेंज हुआ माइनस मेरा लाइबिलिटी का वैल्यू कितना चेंज हुआ, उससे मेरा क्या आएगा, इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ इक्विटी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, सेंसिटिविटी एनालिसिस। तो इस तरीके से आप एनआईआई इंपैक्ट और ईवी इंपैक्ट क्वांटिफाई कर सकते हो। एनआईआई में हम लोगों ने क्या बोला, जो भी आपका बकेटिंग हुआ है वहां से वो रेट रीसेट होगा, रीफाइनेंस होगा या री इन्वेस्ट होगा एट न्यूअर रेट्स। तो अगर वो न्यूअर रेट्स हायर है तो एसेट पे फायदा, लाइबिलिटी पे नुकसान। अगर वो न्यू रेट्स लोअर है तो एसेट पे नुकसान, लाइबिलिटी पे फायदा। नेट नेट में फायदा नुकसान निकालो, दैट इज योर डेल्टा एनआईआई। और ईवी सिंपल है, आपको मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट निकालना है, मार्केट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी निकालना है। पहले मैंने कैसे निकाला, बाय यूजिंग द करंट एसेट रेट और लाइबिलिटी रेट। नाउ अगर इंस्टेंटेनियसली मेरे रेट्स इंक्रीज हो गए, कैसे कैसे इंक्रीज हो सकते हैं उसके बहुत सारे सिनेरियो हैं, बट अगर मेरा रेट कर्व चेंज हो गया तो न्यू रेट्स के हिसाब से आप एसेट का वैल्यू लाइबिलिटी का वैल्यू निकाल लो। वो जो एसेट का वैल्यू और लाइबिलिटी का वैल्यू आएगा उससे आपका नया वैल्यू ऑफ इक्विटी निकलेगा।
नया वैल्यू ऑफ इक्विटी अगर आपके ओरिजिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी से लोअर है तो आपका डेल्टा ईवी नेगेटिव होगा, अगर वो हायर है तो डेल्टा ईवी पॉजिटिव होगा। तो आपको सारे सिनेरियोज में वो डेल्टा ईवी कंप्यूट करना है। एंड देन जिस सिनेरियो में आपका डेल्टा ईवी इज मिनिमम, मतलब मैक्सिमम नेगेटिव नंबर, दैट इज द नंबर यू आर इंटरेस्टेड इन, वो अगर आपके टॉलरेंस रीजन के ऊपर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको हेज करना होगा बाय यूजिंग इंटरेस्टेड स्वैप्स एंड ऑल। आप स्वैप्स यूज कर सकते हो, ऑप्शंस यूज कर सकते हो, उसके हिसाब से आप हेजिंग कर सकते हो। इज दैट क्लियर? इज दिस क्लियर? सो दिस इज योर ईवी। उसके बाद मैंने आपको सेंसिटिविटी भी करके दिखाया कि अलग अलग फैक्टर्स कैसे मेरे गैप्स को इंपैक्ट कर रहे हैं, ड्यूरेशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी। ठीक है, दो चीजें इंपैक्ट कर रहा है मेरे ईवी को, एक तो आरएस से आरएसएल का अमाउंट क्या है, सेकेंडली आपका ड्यूरेशन ऑफ एसेट, ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटी क्या है। राइट, बिकॉज वही तो आपका इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी होता है। ड्यूरेशन का मतलब क्या है, इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी। तो अगर आपके गैप्स बिटवीन ड्यूरेशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी चेंज होंगे तो उस केस में आपका ईवी भी इंपैक्ट होगा। राइट, वही हम लोग यहाँ पे सेंसिटिविटी में शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक्सेल शीट को देख लेना, प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में दिस एक्सेल शीट विल बी शेयर्ड, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। सिंस हेजिंग के ऊपर अपने मार्केट रिस्क में भी चैप्टर्स है, याद है पीसीए हेज वगैरह अपने मार्केट रिस्क में गिवन है। एंड हेजिंग एक जनरल थीम रहता ही है एफआरएम का, बिकॉज इट्स फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। तो उस केस में एक क्लास जो है मैं इंटरेस्ट रेट रिस्क का हेजिंग के ऊपर भी ले लूंगा 1 आवर का। तो उसमें मैं पीसीए हेज वगैरह कैसे अपने बैंकिंग बुक में यूज कर सकते हैं वो भी डिस्कस कर लूंगा, तो उससे आपका मार्केट रिस्क वाला चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा। राइट, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच एंड नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपने ओरिएंटेशन में ही आगे मूव करेंगे। ओरिएंटेशन टोटल में मेरे ख्याल से 5-6 घंटे का होगा। अभी अपना 3 क्लास हुआ है, 2 क्लास या 3 क्लास और होगा। थैंक यू।